कोई फुल टाइम नॉवल राइटर या ऑथर बनने की सोचे तो उसके लिए क्या सजेशन दोगे? मेरा तो सिंपल सजेशन है, जो पहली बार लिख रहा है तो मत बनो भाई। मैंने भाई लिख दी अपनी प्रेम कहानी के ऊपर एक किताब। खुद की प्रेम कहानी पे किताब लिख दी तुमने? 4 साल तक मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये तो अच्छा कॉन्फिडेंस था ना भाई। वो बाद में जाके टूटा कॉन्फिडेंस। जो तुम्हारा नॉवल का नाम था चॉकलेट्स और स्मूथ डार्क एंड सिंफुल, ये नाम कैसे सोचा तुमने? तो सबसे पहली बात तो जब आप बुक लिख रहे हो ना, तब आप मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुमने एज ए राइटर हर चीज का स्वाद चखा है। तुमने बोला मैंने किसी का पोस्ट भी लिखा है, तुमने बुक्स लिखी हैं, 200 300 पेजेस के नॉवेल्स लिखे हैं। क्या सजेशन देना चाहोगे? किसी को भी राइटर बनना है ना, तो वो सिर्फ इसलिए राइटर ना बने क्योंकि उसको लगता है कि वो फेमस हो जाए। आप अपना नॉवल लिखवाइए हमसे, गोस्ट राइटिंग करवाइए, पब्लिश भी कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस आ गए हैं। भाई इंडिया के अंदर है ना, पब्लिश होना सबसे आसान काम है। लेकिन इंडिया के अंदर अच्छे पब्लिशर से पब्लिश होना सबसे डिफिकल्ट काम है। यहाँ पर ऑथर्स कम, पब्लिशर ज्यादा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने जैसे बोला कि जो नए राइटर्स हैं, सबसे फ्रेश राइटर हैं, उनको इतनी जल्दी काम नहीं मिलेगा। तो एक राइटर को अपनी जर्नी कैसे शुरू करनी है? नेगोशिएशन पे उसके आते हैं, लेकिन हाँ। कैसे कैसे करेगा? कैसे काम मिलेगा नया उसको? राइटर है, आप अभी अभी अपना घर छोड़कर एक नया काम शुरू करने के लिए बॉम्बे आए हुए हो, हम्म। तो आपके लिए सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा पैसा, या फिर काम? काम, ठीक है, काम इम्पोर्टेंट है। काम काम पहले मैं अपना इंपॉर्टेंट काम है, तो दिखाऊं। और काम दिखाने से पहले आपको हम्म, काम सीखना जरूरी है। बिल्कुल आना चाहिए उस काम। कोई अपने आप को कितना ही बड़ा शेक्सपियर और कितना ही बड़ा जावेद अख्तर और हम्म। सलीम खान समझ के बैठा हुआ हो, हम्म। आपको काम तभी आएगा जब आप इंडस्ट्री के अंदर अपनी घिसवाओगे। हम्म। और वो घिसवाने, हम्म। अगर आप घिसवा रहे हो, हम्म। इसका मतलब या तो प्रोड्यूसर आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, हम्म। या तो जिस भी राइटर के अंडर आप काम कर रहे हो वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। वही मैं आ रहा था, हम्म, असिस्ट करते हो आप, है ना? एग्जैक्टली। आप पहले असिस्ट करते हो। आप पहले असिस्ट करते हो। हम्म। आपको अगर एक नए राइटर को इस हम्म। इंडस्ट्री के अंदर आना है, सबसे सही तरीका होता है आप असिस्ट करो, करेक्ट। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। करेक्ट। अगर आप आपका काम अच्छा कर रहे हो तो हम्म। आपको भी पता चलेगा। हम्म। पहले दिन से नरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, हम्म। आप धीरे धीरे करके सीखोगे। हम्म। जो नरेशन का हमारा इतना लंबा डिस्कशन हुआ है, हम्म। आप सबसे पहले, लेकिन पहले दिन से ये मत सोचो मैं हम्म। तो ₹1,00,000 लूंगा, हम्म। उससे कम में मैं काम ही नहीं करता। हम्म। मुझे तो बैंक की जॉब में 60,000 रुपए वाली छोड़ के आया हूँ। हाँ, नहीं मतलब भाई, फिर आप बैंक में जॉब करो। करेक्ट। अगर आप एक नई चीज के अंदर शुरुआत उसमें आ रहे हो, हम्म। तो आप आज की तारीख में सीख रहे हो। हम्म। आप ये चीज सोचो कि अगर आप यही राइटिंग की वर्कशॉप कहीं कर रहे होते तो आपको पैसे देने पड़ते। हम्म। अभी आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले रहे हाँ, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, हो, ऑन द समझ जॉब लो ट्रेनिंग उसको। ही है वो। बिल्कुल। और अगर आपको ऐसा लगने लग गया है कि मैं तो उतना ही अच्छा हूं जितना कि सीनियर राइटर के अंडर काम करके कर रहा हूँ, इंडिविजुअल हो जाओ, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन चुके होंगे। करेक्ट। और ये इंडस्ट्री तो रेफरेंस पे काम करती है रेफरेंस भाई। पे चलती है। मैं आज भी अगर अपने 2013-2014 की जर्नी की बात करूं, तब से लेकर आज तक जो जो भी मुझे काम मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे कर करके रेफरेंसेस में मिले हैं। जब भी मैंने आगे रहकर इंडस्ट्री में काम मांगा है, मुझे कभी भी नहीं मिला है। और यही सच्चाई इंडस्ट्री की। आप आगे रहकर मांगोगे, नहीं मिलेगा। आप नहीं मांगोगे, बहुत मिलेगा। तो नए राइटर को सबसे पहले तो थोड़ा सा है ना, पेशेंट होना पड़ेगा। सब कुछ एक दिन में नहीं मिलता, आप सीखो। मेरे को शुरू शुरू में ये लगता था कि मेरे को सब कुछ आता है। मेरे को 5 साल के बाद में समझ आया कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। अब शायद थोड़ा थोड़ा सीखने लगा हूं। करेक्ट। मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे सिर्फ 50% आता होगा, मुझे 50% अभी भी सीखना बाकी है। तो आप सबसे पहले कुछ साल उसमें इन्वेस्ट करो, ईमानदारी से काम करो, घिसवाओ, थोड़ी इंसल्ट भी सहो। नरेशन के बीच में जब 4 लोग आपका मजाक बनाएंगे ना, जलील हो जाओ। और जितना जल्दी जलील हो जाओगे ना इस इंडस्ट्री में, उतना जल्दी आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि 35 या 40 में जाके जलील होने से अच्छा 25 में हो जाओ, 25 में हो जाओ। सही बात है। हिम्मत आ जाएगी। और फिर आपको पता है कि अब इससे बुरी तो मेरी हंसी क्या उड़ेगी। करेक्ट। तब आता है कॉन्फिडेंस। करेक्ट। खुले छूट जाते हो सांड की तरह। और जब आप खुले हो जाते हो ना राइटर बन के, तो आपके थॉट्स भी बड़े जबरदस्त होते हैं, आपका नरेशन भी जबरदस्त, आपका कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त। अरे जब खोने के लिए तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, तो फिर क्या टेंशन है? तो नए राइटर को मेरा सजेशन है कि या तो किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ में जाके इन हाउस इंटर्न लगो, 6 महीना साल भर काम करो, या तो किसी, इससे बेटर है कि किसी एक एग्जिस्टिंग राइटर जिसकी राइटिंग आपको पसंद आती है, आप उससे किसी तरीके से कांटेक्ट आओ। आजकल फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम में उनके ऑफिस है, कहीं पे भी जाओ, उनको बोलो मैं आपको फ्री में असिस्ट करना चाहता हूँ, करेक्ट। मैं सीखना चाहता हूँ।
करेक्ट। और जितनी भूख दिखाओगे ना इस इंडस्ट्री के अंदर, जेन्युइनली लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को गाली देते हैं, मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छी इंडस्ट्री कोई नहीं है। अगर वो आपके अंदर पैशन देखते हैं, भूख देखते हैं ना, वो आपको उस इंसान से ऊपर काम देंगे जो इतने सालों का एक्सपीरियंस्ड आदमी है और एटीट्यूड खाकर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बोला। तो ये इंडस्ट्री आपको जितने मौके देती है ना, उतने आपको कोई इंडस्ट्री नहीं देती। इस इंडस्ट्री के अंदर बुरे लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर 10-15 लोगों को जानता हूं आज भी, जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ाया है और बहुत दिल से आगे बढ़ाया है और आज भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, और वो क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि शायद उन्होंने 10-12 साल के अंदर मेरे अंदर एक ये चीज देखी कि यार इस बंदे को काम करने की भूख आज भी है। इस इंडस्ट्री में सबसे पहले नाक पे चढ़ते हैं राइटर्स। भाई हम तो राइटर हैं और हमें कहना चाहिए ये चीज, लेकिन अगर आप 10-12 साल के काम के बाद में नाक पे नहीं चढ़े हो ना, तो यही अपने आप में एक जीत है। करेक्ट। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए यार मैं ही हूं सब कुछ, नहीं भाई। कोई सा भी शो बनता है, कोई सी फिल्म बनती है, एक एक इंसान के कंट्रीब्यूशन से बनती है। तो नए इंसान सबसे पहले तो दिमाग खोल कर आए कि मुझे सीखना है। अगर पैसे ही कमाने आपका पहले दिन से मोटिव है तो जॉब कर लो भाई कहीं और। नहीं, तुमने बहुत अच्छी बात बोली अर्पित। यही बात में ना, मेरे साथ जो काम करते हैं मेरे ऑफिस में, मेरी जो टीम है और जो फ्रीलांसर्स जुड़ते हैं, जो हम कंटेंट बनाते हैं, उनको मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार काम के लिए जो तुम्हारा प्यार है ना, वो दिखाओ भाई। तुमने अगर वो दिखा के वो दिल जीत लिया और तुमको ऐसा तुम दिखाओ कि इस काम के बिना मैं नहीं रह सकता, तो काम तुम्हें खींच लेगा और उससे तुम इतने पैसे कमाओगे ना, तुम गिन भी नहीं पाओगे भाई। शुरू में आपको उनकी जरूरत है, न्यू राइटर को प्रोडक्शन हाउस और सीनियर राइटर्स की जरूरत है। जब आप अच्छा काम करने लगोगे ना, तो ये जरूरत रिपीट ऑपोजिट हो जाती है। फिर एक सीनियर राइटर को एक जूनियर राइटर की जरूरत ज्यादा होती है कि यार मैं इसको गवा ना दूं, मैं इसके 10,000 बढ़ा दूं, मैं इसके 20,000 बढ़ा दूं, मैं इसके 25,000 बढ़ा दूं। करेक्ट। क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि खोए, क्योंकि इसने मेरी लाइफ बहुत आसान करके रखी है। और अगर कोई अच्छा राइटर होता है ना, अपनी टीम को इंट्रोड्यूस भी करवाता, सब कुछ करवाता है कि यार ये है वो है। मेरे एक तो सबसे पहली बात, मेरी इतनी बैड हिस्ट्री ना, मेरे अंडर असिस्टेंट्स कभी टिकते नहीं है। अच्छा, क्यों? अरे यार मुझे बड़े अजीब से मिलते हैं लोग। अच्छा। मैं एक शो के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ। मैं एक शो के अंदर एक असिस्टेंट नया जिसने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा दिमाग में रहता था, उसको लगता था कि वो ही है। तो चैनल के साथ में नरेशन चल रहा है, चैनल के साथ में एक लैपटॉप है और एक प्रिंट आउट है। तो मैं प्रिंट आउट से नरेट कर रहा था। मैंने असिस्टेंट को बोला कि जो भी चैनल वाले फीडबैक दे रहे हैं उसको तू नोट कर। उसने मुझे बोला नहीं, नरेट मैं करूंगा, फीडबैक आप नोट करो। मैंने बोला, मैं वो मेरे घर के पास रहता था, मैंने बोला तू मुझे याद दिलाना आज घर जाते वक्त कि तूने ऐसा बोला था। तो भाई उसकी जो 45 मिनट के अंदर उस बंदे की बैंड बजाई है मैंने। ये होता है एटीट्यूड, बिकॉज यू थिंक यू नो एवरीथिंग। अगर कोई बंदा 10-12 साल से काम करके बैठा हुआ है तो कुछ तो सोच समझ के वहां यहाँ तक पहुंचा है ना। और अगर आपको नरेशन करने की इच्छा भी है तो आप उसको बोलो कि आज मैं नरेट करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि आज सो एंड सो पर्सन नरेट करेगा। करेक्ट। तो प्रॉब्लम यही है कि असिस्टेंट हर किसी को बनना है आज की तारीख में, लेकिन किसी को भी काम सीखना नहीं है। उसको लगता है मैं असिस्टेंट बनूंगा एक, या भाई ये है ना आजकल वो वाली दुनिया है कि 15 सेकंड में हर किसी को सब कुछ चाहिए। उनको लगता है मैं 1 महीने के अंदर सीनियर राइटर बन जाऊंगा, फिर मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, फिर मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, और ये तो फिर अपन ही है। तो इसी बंदे की जो मैं बात करूं, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इट इज फॉर एवरीवन हु वांट्स टू बी अ राइटर एंड थिंग्स कि मुझे असिस्टेंट बनना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक अपना ही एक किस्सा सुनाकर एक थोड़े दिमाग के जो बुलबुल है ना वो दूर करना चाहता हूँ। मुझे इस बंदे ने, ये मेरे बंदा मेरे घर पे आया था इस शो होने के 6 महीने पहले। तो इसने मुझे बोला था कि भाई काम करना है, मुझे आपको असिस्ट करना है किसी शो में। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला तूने क्या क्या लिखा? उसने बोला कुछ भी नहीं। मैंने बोला मतलब 0 एक्सपीरियंस। ठीक है। मैंने बोला मैं तेरे को फिर भी पैसे दूंगा, तेरे आने जाने का खर्चा भी तुझे मिलेगा, इसके अलावा जो तू टाइम स्पेंड वहां पे कर रहा है उसका भी एक नॉमिनल कॉस्ट में तेरे को दूंगा, क्योंकि तू एक मैन पावर लग रही है। उसने बोला था ठीक है। मैंने बोला और क्या चल रहा है? जनरली बोल देते हो ना बातचीत में। बोलता यार मैंने अपने 7-8 आइडियाज पिच करके रखे हुए हैं। मैंने स्टार में किया हुआ है, जियो में किया हुआ है, अमेजॉन में किया हुआ है, नेटफ्लिक्स में किया हुआ है। मैं बोला बहुत बढ़िया। बोलता और क्या? बोलता मतलब 4-5 तो बन ही जाएंगे उसमें से। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला तो कब तक? बोलते 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर बन जाएंगे। बनना मतलब वो तो ऑलमोस्ट ग्रीन लिट होने वाली चीज है, वो सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज बची है। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला तू उसमें क्या कर रहा है? बोलता भाई मैं तो कंटेंट हेड हूं ना उसका, फिर क्योंकि आइडिया मेरा है तो कंटेंट हेड में ही हूं।
तो मैंने बोला तू 5-7 शोज मैनेज कैसे कर करेगा? लेगा? हाँ। बोलता भाई उसके लिए तो मुझे टीम लगेगी। हम्म। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला गुड यार, मैंने बोला टीम लगेगी तो क्या सोचा है? बोलता है भाई ये तो एक बार इस शो से फ्री हो जाते फिर मैं भी आपको एक आधी शो में अपने अंडर रख लूंगा। आप आर्क देखो, जो बंदा मुझ मेरा काम असिस्टेंट मांगना है। बनने के लिए भी आया था, हाँ, वो विद इन हाफ एन आवर ऑफ डिस्कशन हाँ। वो मुझे अपना असिस्टेंट ऑलरेडी उसके ख्यालों में बना चुका है। हम्म, मैंने बोला तू बहुत आगे जाएगा भाई लाइफ हाँ, में, इतना आगे जाएगा हाँ। कोई तेरे को रोकना पसंद नहीं करेगा फिर। तो मैं ये बोल रहा हूँ एटीट्यूड भी है। ये एटीट्यूड बहुत लोगों में होता है हम्म, भाई। हम्म, सोने की मुर्गी है ना, हम्म, एक दिन में मत काटो। हम्म, अब इसका इसी बंदे का एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हम्म, मैंने इसको अपने शो के अंदर असिस्टेंट रखा, हम्म। अच्छा, फिर रख लिया तुमने उसको? मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। क्योंकि नहीं है, नहीं है, क्योंकि सबका एटीट्यूड। मैंने बोला जब सबका एटीट्यूड इशू ही है तो सबसे कम पैसे वाले एटीट्यूड इशू वाले को रखू ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि भाई तू रख, तू हाँ, आ हाँ, इस शो के अंदर पार्ट बन। हाँ, और मैं चाहता था वो थोड़ा घिसे, हाँ, उसको मजा आए। हाँ, तो उसको मैंने उस शो के अंदर रखा। और मेरे को जब मैंने अभी उसी शो का एक नेक्स्ट सीजन किया तो मुझे पता चला ये चैनल वालों से डायरेक्टली बात करके अपने 20 आइडियाज पिच कर चुका था और चैनल वालों ने मुंह पे मना किया था। और मुझे ये सीजन शुरू होने के पहले जनरली हाँ। नो चैनल इन प्रोडक्शन हाउस इंटरफियर्स इन योर इंटरनल टीम। हम्म, सब लोगों को लगता है कि राइटर अगर काम कर रहा है तो अपने कंफर्ट लेवल से अपने लोगों के साथ में काम करे। हम्म, मुझे सबसे पहले हाथ जोड़कर बेचारों ने रिक्वेस्ट किया है तू सीजन नेक्स्ट सीजन कर रहा है शो का, हाँ। उस बंदे को मत लेकर आ जाना भाई। अच्छा, बोला? हाँ, मैंने बोला क्यों? बोलते भाई तब मुझे सारी सच्चाइयां पता चली। हम्म, उसने 20 आइडियाज पिच किए हुए हैं, हम्म, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज डाल रहा है आई एम राइटिंग दिस शो। हम्म, और ये जो भी सेलिब्रिटीज जा रहे हैं फोटोग्राफ डाल के कि यू फील प्राउड व्हेन यू राइट दिस शो, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उसका असिस्टेंट हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये वाली स्टोरी मैंने इसलिए बताई है ताकि आप किसी भी चैनल के ऑफिस में, प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में जा रहे हो, आप जूते बाहर उतारो ना उतारो, एटीट्यूड बाहर उतार कर जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग जेन्युइनली मुझे थैंक यू बोलोगे इस एडवाइस के लिए। 12 साल में मैंने यही सबसे पहली चीज सीखी है, हम्बल रहकर काम करो, प्यार से काम करो, प्यार काम की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि आज से 10-12 साल पहले, आजकल कई राइटर्स ऐसे होते हैं बोलते हैं यार ये क्या टीवी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं बोलता। हम्म, उसका रीजन ये क्योंकि आज से 10-12 साल पहले मैं यही काम करने के सपने देख रहा था जब मैं इंदौर में था। हम्म, तो मैं आज क्यों अपने आप को बड़ा बताने के लिए बोलूं कि अरे यार मेरे को टीवी नहीं करनी, मेरे को करनी है। मेरे को दूरदर्शन के लिए भी शो करने हैं, मेरे को 5,000 रुपए बजट वाले भी शो करने, मेरे को 5 लाख बजट वाले भी शो करने। मेरे को हर काम की भूख है और हर काम में मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। और यही एटीट्यूड अगर मुझे किसी भी असिस्टेंट के अंदर दिखता है ना, मैं उसको आंख बंद करके लेता हूँ। और अगर वो मुझसे 25,000 एक्सपेक्ट कर रहा है ना तो मैं उसको 50,000 देता हूँ। और यही होना चाहिए भाई, यही एक रूल है। क्या बात है। तो दोस्तों, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम भी अच्छे राइटर हो, अच्छा लिख सकते हो, तो अर्पित भाई के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हम डाल देंगे इसमें, हाँ। एंड यू कैन कनेक्ट विद हिम, है ना? 100% यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीज माय टीम, यस, बट यू डोंट नीड टू बी लाइक दैट असिस्टेंट। हाँ, तो वो ये देखने के बाद ही करना हाँ, कनेक्ट। प्लीज। ऐसा भी हो सकता है आप उसी वो उसका ही डीएम आपके पास में आ जाए कि आई एम लुकिंग आउट फॉर राइटर्स, आई एम द कंटेंट हेड। भाई फनी स्टोरी यार। और अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो हो सकता है आने वाले पॉडकास्ट में तुम्हारी कहानी भी हम यहाँ बोल रहे हाँ, होंगे, बिना नाम लिए। बिना नाम लिए। और अच्छा किया तो अच्छी कहानियां भी होंगी, अच्छे हाँ। अच्छे असिस्टेंट भी मिलते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, हम्म, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हम्म, मैं है ना, मैं एक बहुत अच्छा असिस्टेंट था भाई। हम्म, मेरे को ये लगता था मेरे को जो मेरे महीने की पगार मिल रही है हम्म, मैं इस बंदे के ऊपर से सारा काम का लोड हटा लूँ। हम्म, और वो जो मेरा दोस्त था, हम्म, मैं ना हमेशा उसका जिक्र करता हूँ हम्म, क्योंकि मैंने उससे बहुत सीखा है। हम्म, तो वो मुझे अ, मतलब मैंने कॉमेडी सीखी ना, मैंने उस बंदे से सीखी है। हम्म, और मैं हमेशा ये चीज़ सोचता था कि यार मेरे को इसके जैसी राइटिंग करनी है। हम्म। मैंने 4 साल तक उसको असिस्ट किया, कौन से शो में? काफ़ी शोज़ में। हम्म, इंडियन आइडल शो था, उसमें मैंने उसको असिस्ट किया। इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, सबसे बड़ा कलाकार। अच्छा, मैं बात करूँ, मेरा दोस्त है वंकुश, अच्छा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम्म, मैंने उससे बहुत चीज़ें सीखी हैं। हम्म, वो अ, कपिल शर्मा शो का हेड राइटर हुआ करता था, बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्म्स लिख रहा है, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट्स में उसने पहले काम किया हुआ है हम्म, और इंडस्ट्री के बड़े से बड़े दिग्गज उसकी राइटिंग के फ़ैन हैं। वेरी तो नाइस। मुझे है ना वंकुश से एक चीज़ हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। हम्म, वंकुश को
15 साल हो गए होंगे इस इंडस्ट्री में, 15 से भी ज़्यादा, 15-17 साल। उसकी भूख सिर्फ़ बढ़ी है काम को लेकर। अगर हम लोगों की तरफ से, मैं और जो बाकी के असिस्टेंट्स हैं, हम लोग एक लाइन भी आगे-पीछे कभी लिख देते थे ना, वो उसको बेहतर करवाता था बिठा के, या फिर खुद बेहतर करता था। वो ऐसा नहीं था इसमें मज़ा नहीं आया। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते थे इसमें मज़ा नहीं आया, कुछ और लेकर आओ। वो बताता था इसमें मज़ा नहीं आया और इससे बेहतर ये हो सकता है। तो आप सीखते हो वैसे। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि आपकी गलती को Yes. बताए और उसको सुधारे Yes. वहीं पे, Yes. उस चीज को बेटर करे। ऐसा नहीं कि हम लोग के बीच में डिफरेंसेस नहीं रहे, कई बार रहे। मुझे लगता था अबे क्या बोल रहा है। मुझे थोड़े दिनों बाद समझ आता था कितना सही बोलता था। क्यों बोलता था? तो मुझे ये ही चीज़ है ना, तो मुझे लगता, लेकिन वो हमेशा ये भी चीज़ अप्रिशिएट करता था कि यार अर्पित को मैं बोलता था कि सुबह 8 बजे भेज, ये रात को 2 बजे भेजता था। अपनी टाइमलाइंस कभी मिस नहीं करता था, क्योंकि टीवी के अंदर तो है ना भाई, आप अपनी टाइमलाइंस मिस ही नहीं कर सकते। अगले सेट का 1 दिन का खर्चा 1 करोड़ लगा हुआ है। आप आपकी स्क्रिप्ट 1 मिनट भी लेट नहीं भेज सकते। बिल्कुल सही बात है। वो मुझे हमेशा अंकुश एक चीज़ कहता था कि यार अर्पित, टैलेंट 19-20 हो जाता, चल जाता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। तो तुम सीखने आए हो ना, तो तुम सीख तो लोगे। तो ये चीज़ मैंने उससे सीखी। तो मैं बोलता हूँ कि मैं अपने जैसा असिस्टेंट ढूंढता हूँ, बिकॉज आई वॉज अ गुड असिस्टेंट। तो मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे असिस्टेंट को ढूंढूं जिसके अंदर उतनी ही भूख हो जितनी कि मेरे अंदर है। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं होती, कई लोगों में होती शुरू में, 2 महीने बाद ढीले पड़ जाते। T20 का जमाना है ना भाई। आपको अगर असिस्टेंट बनना है, अच्छा असिस्टेंट बनना है, तो आपको टेस्ट मैच के पेशेंस के साथ में करना होगा सबका। सबको 2 महीना जोश बताएंगे, हाँ जीत जाएंगे दुनिया। 2 महीने के बाद में आप कोई फीडबैक दोगे, बोलते हैं नहीं भाई, मेरे को लग रहा है जो मैंने लिखा है वो बेहतर था, आपका सजेशन रखो साइड में। ये 2 महीने में हो जाता है। एक असिस्टेंट को मैंने वो जिस शो के बारे में हम बात नहीं कर सकते उसके अंदर रखा था, ओनली फॉर द टैलेंट। वो अच्छी गालियां बकता था। तो शो गाली लिखने थी गालियों की जरूरत, गाली लिखने के लिए असिस्टेंट रखा था। तो उसने बहुत अच्छी अच्छी गालियां भी डाली, उसने स्क्रिप्ट भी लिखी, अच्छी ठीक ठाक लिखी। और उसका मुझे लग रहा था यार इस बंदे को मैं, है ना, मैंने सोचा था तू तेरी जॉब वॉब सब छोड़ दे जो तू करता है साथ में, मैं तेरे को रखूंगा अपना पूरा वक्त, तेरे को महीने की सैलरी वगैरह भी सब कुछ दूंगा। और वो मुझे 2 साल से चेज कर रहा था बंदा। फिर उसने 15-20 दिन इस पे काम करने के बाद में मुझे 1 दिन पहले बोलता है, मैंने बोला यार ये 5 एपिसोड और लिखने, इसका एक ड्राफ्ट बना दे तू। मैं बोला नहीं कर पाऊंगा ना। मैंने बोला क्यों? बोलता मैं 15 दिन के लिए वेकेशन पे जा रहा हूँ। मैंने बोला तू शो के बीच में वेकेशन पे जा रहा है और तू मुझे आखिरी दिन बता रहा है, मैं कहाँ से लाऊं राइटर्स दूसरे? बोलते नहीं अभी तो आप ही लिख लो। और मैं उस वक्त में 3 शोज इकट्ठे कर रहा था भाई। मेरे पास में खाने की फुर्सत नहीं थी। सही बोल रहा हूँ। मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इतना बिजी रहूंगा तो मेरी बच्ची मुझे मामा मामा ना बोलने लग जाए। राइटिंग आपको कई बार इतना बिजी कर देती है। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ भाई, मैंने कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी शादी के फेरे के 1.5 घंटे पहले तक मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। 1.5 घंटे पहले तक। मैं शायद 15 मिनट पहले तक लिख रहा होता, लेकिन मैंने 1.5 घंटे पहले इसलिए लिखी क्योंकि तैयार होने के लिए भी 1 घंटा लगना था। कसम से बोल रहा हूँ। बारात पे जाना था, बारात से पहले तक मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। मैंने अपनी बारात 15 मिनट डिले करवाई है क्योंकि ड्राफ्ट नहीं गया था मेरे एंड से। ओ बेटे, कसम से बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो बंदा मुझे लास्ट मोमेंट के, मैं तब असिस्टेंट हुआ करता था। मेरा इतना डेडिकेशन था और मेरे मन में ये एक कई बार इनसिक्योरिटी होनी भी अच्छी लगती है। मेरे को लगता है मेरा तो ऑप्शन अवेलेबल है ना अंकुश के पास में। ये इनसिक्योरिटी तो मुझे लगता था मेरे को हर रोज अपना बेस्ट देना है। आजकल नहीं होता कई लोगों के बीच में। ये बड़ा इशू भी है। ये टीम जब आप गैदर करते हो बनाने के लिए, जैसे तुम भी टीम ढूंढते हो या किसी फ्रीलांसर्स के साथ ही जब हम काम करते हैं, तो जो ये एटीट्यूड, जो अप्रोच है ना, वो बहुत चेंज हो गई है यार। ये 30 सेकंड रील की वजह से हुई है, किस वजह से भी है, इंस्टेंट फेम की वजह से भी है, या लोगों को पता नहीं है कि टाइम देना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, डेडिकेशन, वो कंटिन्यूअस डेडिकेशन चाहिए एक विधा को हर रोज रूल है। सौरभ सर है ना, सौरभ सचदेवा सर, जो एक्टर्स ट्रूथ जिनका है, वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि आप बीमार हो, आप मर रहे हो, ब्रेकअप हो गया हो, झगड़ा हो गया हो गर्लफ्रेंड से, मूड खराब हो, तबीयत खराब हो, दुनिया खत्म हो रही है, आपको फिर भी नेक्स्ट दिन उठना है, अपने क्राफ्ट पे काम करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कीप्स यू गोइंग।
वो हमेशा कह रहे हैं और वो बार बार ये चीज कहते हैं। मैंने उनकी कई बार रील भी देखी है, वो हमेशा ये कहते हैं। मुझे हमेशा से उनकी यही बात याद रही है कि आपको हर रोज उठना है, अपने काम को सीरियसली लेना है, एक्शन लेना है। आप सिर्फ बातें नहीं कर सकते कि मुझे ये काम करना है, मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दूसरे दिन से ठंडा। आपको हर रोज काम करना पड़ेगा अपने क्राफ्ट में, अगर आप उसमें बेटर होना चाहते हो तो। विराट कोहली को क्या जरूरत है आज भी नेट प्रैक्टिस करने की? करेक्ट है। 81 सेंचुरीज हो चुकी है उसकी, और मार देगा आगे आने वाले वक्त में। वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आज भी करता है। उसका रीजन ही यही है। आपने अभी अभी रणविजय के साथ में काम किया है। रणविजय ने एक बात, मैं उनसे कुछ सालों पहले मिला था मेरी पहली बुक लॉन्च के वक्त, उन्होंने एक ही चीज कही थी, द रीजन आई एडमायर विराट कोहली इज बिकॉज ही इज द वन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन नेट्स। उससे जूनियर प्लेयर से भी ज्यादा और उससे सीनियर प्लेयर से भी ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम वो स्पेंड करता है नेट्स के अंदर, क्योंकि वो हर रोज और बेटर होना चाहता है। और यही चीज आज की भी सच्चाई है। लेकिन असिस्टेंट्स जो आजकल के हो गए, हमारी इंडस्ट्री की बात करें, उनके अंदर वो नहीं। या तो आपके अंदर भूख कम है, या तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। उनको ऐसा लगता है ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। ये भी एक चीज, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये है, सब ये कर ट्राई लूंगा। कर लूंगा, बहुत हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको ये लगता है कि वो किसी भी राइटर के पास में जाएंगे, वो उनको असिस्टेंट रख लेगा, या फिर उनको डायरेक्टली काम। अच्छा, एक और गलत फहमी होती है जो मुझे भी हुआ करती थी, कि मैंने 6 महीने साल भर किसी को असिस्ट किया, मुझे लग रहा है कि मुझे आज ही से इंडिविजुअल काम आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नहीं होता है। ये नहीं होता। अगर मैं किसी चीज को अगर फॉर एग्जाम्पल एक जूनियर राइटर किसी चीज को 5 रुपए में करता है और एक सीनियर राइटर उसी चीज का 70 रुपया लेता है, इंडस्ट्री फिर भी 70 रुपए देना पसंद करेगी रादर देन गिविंग एन असिस्टेंट 5 रुपीज। ऐसा क्यों है? वही मेरा, मैं इस पे आने क्योंकि वाला था। हर कोई अपने प्रोडक्ट को, अपने चैनल को, अपने प्रोडक्शन हाउस की लेगेसी को लेकर चल रहा है। और जो कंटेंट एक सीनियर राइटर डिलीवर कर सकता है, वो एक एकदम नए नवेले राइटर के लिए पॉसिबल नहीं है। इट कम्स विथ एक्सपीरियंस। नया राइटर तड़का लगा सकता है, अपनी न्यूनेस लेकर आ सकता है एक वक्त के बाद। लेकिन यार, विराट कोहली से अच्छा कवर ड्राइव आज की तारीख में आपको लगता है कि नीतीश रेड्डी खेल पाएगा? नहीं ना। आपको लगता है कि हर्षित राणा, जिसने अभी अभी ट्रेविस हेड का विकेट लिया है, वो बुमराह से अच्छी यॉर्कर डाल पाएगा? आपको लगता है कि विशाल मिश्रा जो इतना अच्छा सिंगर है, जुबिन नौटियाल जो इतना अच्छा सिंगर है, वो भूल भुलैया का जो गाना सोनू निगम ने अभी गाया उतना अच्छा गा पाते हैं? ये भी नए हैं। क्रिकेटर्स की जो बात की वो भी नए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या काम आ रहा है? एक्सपीरियंस। इतने साल की मेहनत, डेडिकेशन, क्राफ्ट में जो महारत है। और भाई, एक्सपीरियंस का मतलब पुराना नहीं होता। पुराना नहीं होता। कई लोगों को लगता है एक्सपीरियंस मतलब पुराना। आप एक्सपीरियंस के साथ में अगर नई नई चीजें सीख रहे हो तो आप और नए हुए जा रहे हो। आपके अंदर न्यूनेस जब एक्सपीरियंस के साथ में जुड़ जाती है ना, तो आपका कोई ऑप्शन नहीं होता। लोग आज की तारीख में अर्पित वगैरह को काम क्यों देना पसंद करते हैं? क्योंकि वो आपकी टीवी की टिपिकल लिंक्स भी लिख सकता है, वो जेनजी की लैंग्वेज भी लिख सकता है, वो इंग्लिश में भी आपको कंटेंट दे सकता है, वो आपको हिंदी में भी कंटेंट दे सकता है, वो आपको इमोशनल कंटेंट भी दे सकता है, वो आपको कॉमेडी कंटेंट भी दे सकता है। करेक्ट। और ये चीजें मुझे पहले दिन से नहीं आती थी। ये चीजें मैंने 12 साल में सीखी हैं। मुझे अभी भी 25 चीजें और सीखनी है। क्या बात है यार। तो मुझे लगता है कि ये भूख हर किसी के अंदर रहनी चाहिए। तो वो चीज अगर आपके अंदर वो भूख आ गई है ना भाई, देख के पता चल जाता है कि मतलब एक सेल्फी किसी सेलिब्रिटी के साथ में लेने के बाद में आप खुद सेलिब्रिटी नहीं बन जाते ना। लोगों को लगता है मैंने इसके साथ सेलिब्रिटी के साथ फोटो ले ली, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, अब से मुझे काम मिलेगा। तुमने मेरी फोटो ली थी, मैंने डाली नहीं हो अभी तक। भाई सेलिब्रिटी मैं हूं ना। नहीं, एक क्रिकेटर के साथ ली थी अर्पित ने मेरी फोटो, भाई मैंने अभी तक नहीं डाली। भाई वो क्रिकेटर के साथ एक बच्चा भी तो था। हाँ यार, किसका बच्चा था? मैं बाप लग रहा था उसका। भाई वो वाली फोटो मैं डालूंगा। प्लीज मत डाल, मेरी तो मत डालना भाई, अपनी डाल लेना। हाय अमित। एक बच्चा ना 9 साल का ओवर कॉन्फिडेंट है। हम मिले थे उससे किसी एक शो के अंदर, उस बच्चे की बात हो रही। उस 9 साल के बच्चे के अंदर हम 30+ लोगों से ज्यादा कॉन्फिडेंस था और ओवर कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था। वो शायद क्रिकेटर्स को बता देता कि कवर ड्राइव कैसे खेलने हैं। वो शायद स्टुअर्ट ब्रॉड को बता देता कि यॉर्कर कैसे डालनी है। ओ भाई साहब, ये वाला एडिट मत करना। तुम भी सुनो, तुम्हारे बारे में बात हो रही है। ओ भाई यार, तुम्हारे असिस्टेंट तो सॉलिड थे भाई। हैं भाई छाट के भगवान ने यही तो दिया है मेरे को।
असिस्टेंट, मतलब कुछ होना हो लाइफ में, असिस्टेंट कैरेक्टर मिलते हैं। और तुम बड़े खूबसूरत प्यारे से मेहनती असिस्टेंट थे। हाँ भाई मेहनती से तो पता चल गया कैसे वाले थे, हाँ, बट कमाल थे भाई। हाँ, मतलब मैं किसी दिन शायद एक पिक्चर बनाऊंगा द असिस्टेंट्स हाँ। नाम से, और मैं उसी बंदे को कास्ट करूंगा, ये कंटेंट हेड भी उसी को बनाऊंगा शायद। वो तुम्हें राइटर कास्ट वो कर मुझे राइटर देगा। कास्ट करेगा, हाँ, प्रोड्यूसर भी वही बनेगा। हाँ, मेरे को क्या मालूम क्यों ये लगता है कि वो आदमी शायद यूएसए का इलेक्शन भी जीत सकता था अगर वो कर ले। बातें हैं भाई हवा में, हम्म, एक होता है हवा, हम्म, एक होता है आसमान से ऊपर, हाँ। उसकी बातें वहां होती थी। वो हर पॉलिटिशियन को जानता है। अभी आते हैं तुम्हारी जर्नी पे। बिल्कुल। अर्पित ने राइटिंग कैसे शुरू की? बचपन से लिखने का शौक था क्या? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तो कैसे कन्विंस, घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि मैं राइटर बनूंगा? तो मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, उसके पहले की स्टोरी बताता हूँ हम्म, कि मैं कैसे बना हम्म, राइटर। देखो हर इंसान है ना, मैं 12th के बाद में मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, हम्म, क्योंकि मैं दोस्तों के बीच में गाता था। हाँ, वो दोस्त अच्छे थे मेरे, हाँ, मुंह पे बुराई नहीं कर पाते थे। हाँ, तो मेरे को लगा मैं सिंगर हूँ, हाँ, और क्या होता है, 4 लोग तारीफ कर देते तो आप कर देते हो परफॉर्म। हाँ, मैंने किया, हाँ। और 3 मिनट के मेरे गाने के अंदर 1.5 मिनट के अंदर तालियां बज चुकी थी। कि जा भाई हो गया। तो मेरे को ये बाद में समझ आया, मुझे लगा इन्होंने 1.5 मिनट के बाद में मुझे स्टैंडिंग ओवेशन क्यों दे दिया है। हाँ, फिर मुझे बाद में समझ आया, नहीं ये तो भगाने का एक तरीका है। हाँ, तो मैंने सोचा सिंगर तो अपन नहीं। हाँ, फिर एक वक्त के बाद में मैं सीए पहले कर रहा था, हम्म, भगवान की दया से बहुत अच्छा वो नहीं हुआ, हम्म, क्योंकि वो हो जाता तो मैं क्या मालूम क्या ही कर रहा होता, मेरे बस की नहीं थी। हम्म, फिर एमबीए किया, सब कुछ किया। इसी दौरान मेरी गर्लफ्रेंड बनी। हम्म, और जब आप नए नए प्यार में 17-18 की उम्र के अंदर प्यार में जब पड़ते हो ना, हम्म, तो बहुत खतरनाक प्यार में पड़ते हो। हम्म, आपको लगता है कि जो भी दुनिया के अंदर है हम्म, सब कुछ यही है, हम्म, और आपको इसी के लिए सब कुछ करना है। हर दिन एनिवर्सरी है, हर दिन बर्थडे है। हम्म, ऐसा लगता था कि रोमियो जूलियट, हीर रांझा के बाद में अर्पित और हम्म, उसका जो भी नाम था हम्म, वो रहे। हम्म, तो मैं बहुत कुछ, मुझे लगता था मैं इसे हर रोज इम्प्रेस करूं। उसके दोस्त थे जो गाने गाते थे, उसके दोस्त थे जो डांस करते थे, उनकी तारीफें वो मेरे सामने करते, मुझे बड़ा बुरा लगता था। मुझे लगता मुझे दोनों में से कुछ नहीं आता। हम्म, पहले लगता था गाना आता, अब तो वो भी नहीं आता। हम्म, सोचा कुछ ऐसा करूं कि मैं जो सिर्फ मैं ही कर पाऊं। हम्म। तो मैंने भाई लिख दी अपनी प्रेम कहानी के ऊपर एक किताब। खुद की प्रेम कहानी पे किताब लिख दी हाँ, तुमने? भाई गजब आदमी हो यार तुम, हैं? तो मैंने लिख दी किताब। तो पहला नॉवल तुमने अपनी कहानी पे लिख दिया? यस, मैंने नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, और वो भी उसी के कारण लगा था। बोलती थी हम्म, किताबें पढ़ो, ये करो वो करो। मैं तब हाँ, कैट वैट की प्रिपरेशन कर रहा था हम्म, 2 साल पहले से। हम्म, तो समझ रहा था कि ये नॉवेल्स पढ़ते हो तो इंग्लिश इंग्लिश अच्छी होती है, ये सत्य है। हम्म, हर किसी को ये सजेशन दिया जाता है, हम्म, और हर किसी की जर्नी की शुरुआत चेतन भगत की नॉवेल पढ़ने के बाद में ही शुरू होती है। हम्म, 99% लोग इस चीज़ को एडमिट करेंगे, हम्म। बाकी 1% लोग झूठ बोल रहे हाँ होंगे। मतलब ये रिसेंट पास्ट अगर देख लें, 10-12 साल पहले बस कि 12-15 साल 15 पहले साल वाला पहले। जो है तो वही होता था। तो वही पढ़ना शुरू कि मुझे लगा कि फिर मैं भी लिख सकता हूँ। तो हम्म, मैंने लिखना शुरू कर दी, मैंने नॉवेल कंप्लीट कर दी, और फिर भेजी मैंने पब्लिशर्स को। मैंने बोला हम्म, करो पब्लिश, हम्म। बोलते जाओ नहीं करते। फिर मैंने बोला कितने अच्छा। दिन में लिखा तुमने पहला नॉवल? मेरे को पहली बार जो मैंने लिखा था ना, वो हम्म। मेरे को मैंने साल भर के अंदर लिख लिया था। दिस वाज चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस, हम्म, इसके टाइटल की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं हम्म, इसके बाद में आता हूँ उस पर। हम्म। तो 1 साल में लिख लिया था, अच्छा। और फिर जब रिजेक्शन आए तो हम्म, बुरा लगा। तो मैं सोचा कि नहीं अभी तो और काम बाकी है। तो टोटल 2.5 साल मेरे को एक पहली नॉवेल को फाइनल फिनिश करने में लगे। और जब चार अच्छा। पांच अच्छा पहले पहले पब्लिशर का जब मेरे पास में ईमेल आया ना रिजेक्शन का, तब भी अच्छा लगा था। हम्म, अरे इन्होंने मुझे रिप्लाई तो किया, हम्म, वो लगा। बड़े पब्लिशर ने जब रिजेक्ट किया तो हम्म, फिर एक वक्त के बाद में जब मैंने एक पब्लिशर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो मैं तो पागल वागल हो गया। हम्म, मैंने सोचा कि मेरी नॉवेल पब्लिश होगी, हम्म, एक नॉवेल के ऊपर अर्पित वगैरिया लिखा हुआ रहेगा, हम्म, लोग मेरा फोटो देखेंगे उसमें, लोग मेरा लिखा हुआ पढ़ेंगे, लोग मुझे ईमेल करेंगे, हम्म, लोग मेरी तारीफें करेंगे हम्म, फेसबुक के ऊपर, हम्म, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। हम्म। तो ये मुझे लग रहा था। उस मेल के बाद ही लग गया था ये? हाँ, उसी मेल के बाद में हाँ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, सब कुछ हुआ। उन्होंने बोला कि हम 4% रॉयल्टी देंगे आपको एमआरपी की। हम्म, मैं बोला दो मत दो, जितनी देनी हो दो, हम्म, ना दो, हम्म। तुम छाप रहे हो बड़ी बात है। 4% रॉयल्टी अच्छा था, बुरा था, सही था, क्या था? बहुत बुरा था। अच्छा। 125 रुपए की बुक थी, 4% रॉयल्टी 5 रुपए। समोसा उस जमाने में 15 रुपए का आता था।
मेरी 3 बुक बिकती तब जाके मैं एक समोसा खा पाता। आजकल एक समोसा खा लेता हूँ एक बुक बिकने। दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के पॉडकास्ट में आप अलग अलग आर्टिस्ट की स्टोरीज सुनते हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है ऑडियो में, तो डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा ऐप, जहां पर आपको बहुत ही अमेजिंग ऐसी ऐसी कहानियां मिलेंगी जिसे सुन के आप उसके हो जाएंगे दीवाने। मजेदार कहानियां हैं। ऑडियो पिटारा ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड कीजिए भैया, क्योंकि सुनना जरूरी है। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो बेसिकली मजाक की बात से अगर थोड़ा साइड में भी हटूं तो बात यह है कि मुझे लग रहा था कि यार मतलब कर दिया है मैंने। हाँ, मेरी बुक वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगा था। और सबसे मजेदार चीज ये थी कि मेरी गर्लफ्रेंड को पता नहीं था कि मैंने लिख डाली है। अच्छा। मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं पता था कि मैंने पब्लिश भी करने वाला हूँ। अच्छा। तो आप सोचो मेरा कॉन्फिडेंस, 2.5 साल तक मैंने नॉवेल लिखी, उसके 1.5 साल के बाद उन्होंने पब्लिश की। 4 साल तक मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी। थी। अच्छा, ये तो अच्छा कॉन्फिडेंस था ना भाई। हाँ। वो बाद में जाके टूटा कॉन्फिडेंस। मेरी ओवर कॉन्फिडेंस था ये। फिर वो बाद में पता चला ये तो ओवर कॉन्फिडेंस था। तो मैंने तो रिलीज होने से पहले ब्रेकअप हो गया था कि मतलब नहीं, रिलीज होने के बाद ही तो हुआ। बुक रिलीज। अच्छा। ये चीजें क्यों बोला इसलिए पढ़ा रही थी मैं इतने सालों तक तुझे, ये चीजें क्यों डाल दी तुमने, ये तो प्राइवेट होती है। अच्छा। बोला चेतन भगत तो लिखता है। वो तो तुम्हें मजे से चाव से पढ़ती हो। बोले अब तुम्हारे सारे दोस्त मुझे उसी निगाहों से देखेंगे। अच्छा। मैंने बोला बट तुम सेलिब्रिटी की गर्लफ्रेंड हो ना। ओह, क्या बात है। तो बेसिक ये तो खैर मतलब उसके बहुत समय बाद ब्रेकअप हुआ मेरा उससे, और उसके रीजंस कुछ और थे। बट उसके पहले मैं बताता हूँ कि जब नॉवेल लिखी मैंने सोचा था कि मैं उसको उसके बर्थडे के ऊपर गिफ्ट करूंगा। मैंने उसके बर्थडे के ऊपर, उसका बर्थडे निकल गया, मेरे बर्थडे से 1 महीने पहले वो बुक पब्लिश हुई। मैं उसके ऑफिस में घुसा कॉन्फिडेंस से, बॉम्बे में ही। मैंने मेरी बुक उसके सामने रखी। मैंने बोला दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे से 5 महीने बाद दे रहा हूँ। उसने पढ़ा, देखा, शॉक। और उसका बॉस से उसकी थोड़ी बहुत उस वक्त में मचमच चालू थी। वो उसका बॉस आके बोलता कि व्हाट इज योर बॉयफ्रेंड डूइंग हियर एंड ऑल। बोला एक्सक्यूज मी, आई हैव जस्ट पब्लिश्ड अ नॉवेल, डू यू वांट अ कॉपी, गेट इट फ्रॉम इन्फीबीम। उस वक्त इन्फीबीम होता था। अच्छा। भाई कॉन्फिडेंस, मैं दिमाग में अलग। और मेरी नॉवेल पब्लिश हुई, बहुत अच्छी चली। लेकिन उसी के मतलब मजेदार बात ये थी कि ये नॉवेल पब्लिश होने के बाद में किसी की भी जो पहली नॉवेल होती है ना, वो कभी भी एकदम से यूं नहीं चलती है। ये वाली बड़ी कमाल चल गई थी भाई। अच्छा। हाँ। तो कितनी मतलब वो भी बेस्ट सेलर थी? बेस्ट सेलर की। अच्छा, उससे पहले बेस्ट सेलर से पहले हम आते हैं, जो तुम्हारा नॉवेल का नाम था चॉकलेट सॉस स्मूथ डार्क एंड सिंफुल। ये नाम कैसे सोचा तुमने? तो मैं कैफे में बैठा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हम लोग सीसीडी बहुत जाते थे। तो वहां पर है ना क्या हुआ कि एक बार हम लोग वहां बैठे हुए, तो मैं तो तब तक नॉवेल लिख रहा था, तो उसको पता नहीं था। अब मैंने सोचा कि मैं इसका टाइटल क्या रखूं, दिमाग बड़ी कश्मकश में था। तो हम लोग रोज जाके पीते थे कैफे मोका। मुझे पीने में बड़ी गंदी लगती थी, लेकिन महंगी थी तो शायद अच्छी होगी, ऐसा सोच सोच के मैंने कई सालों तक पीता रहा मैं। तो मैंने उधर देखा, उसने आके पूछा मेरी गर्लफ्रेंड से कि मैम डू यू वांट कैफे मोका विथ चॉकलेट सॉस और समथिंग, आई मीन डू यू वांट इट प्लेन। उसने बोला चॉकलेट सॉस। मैंने बोला ये है टाइटल। और फिर उसके बाद में कैफे मोका की ही जो इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते थे तब तक सीसीडी के मेन्यू में, उसमें लिखा था स्मूथ डार्क एंड सिंफुल। मेरा इतना रैंडम टाइटल सजेशन था पहली नॉवेल का। लोगों ने मुझसे बाद में पूछा, कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, कि ये क्यों रखा आपने टाइटल, तो मैंने अपने बहाने बना लिए थे। मैं बोला था स्मूथ इज द फेज, स्मूथ इज द फेज व्हेन वी वर देयर इन इंदौर, डार्क वाज द फेज व्हेन वी वर देयर इन पुणे, सिंफुल इज द फेज व्हेन वाज द फेज व्हेन वी वर लिविंग इन मुंबई। लोग बोलते क्या दिमाग लगाया है, थॉट है भाई, ये अपन असली भी राइटर हो गए एकदम, सोचा है भाई ने। तो ये था पहला। तो जितने भी रीडर्स मैंने आप लोगों को जो भी आज तक बताया है कि मैंने क्यों, ऐसा कुछ नहीं था। ये था रियल रीजन। किताबें बेचने के लिए 4 बहाने बनाने पड़ते, 4 बातें बोलनी पड़ती है। तुम भी अगर लिख रहे हो तो तुमको भी बनानी पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है मेरे ख्याल से भाई, कंटेंट होता है, एंड आई स्टिल लव द कंटेंट ऑफ दैट बुक। अब वो वाला पब्लिशर बंद हो चुका है, लेकिन अब मेरी बुक सृष्टि पब्लिशर्स और पेंगुइन दोनों से आती है।
तो जितनी भी बुक्स है उनके साथ में आती है। ये वाली बुक को भी कभी ना कभी रिपब्लिश करूंगा, बट दैट बुक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दैट वॉज माई रियल स्टोरी। हर जगह मीडिया के अंदर छप गई है बहुत। मैंने सुना तुम्हारा मतलब इंदौर के न्यूज़पेपर्स में वगैरह नाम आ गया था, अरे हर न्यूज़पेपर में कि भाई अपनी ही प्रेम कहानी पे अर्पित ने लिख डाला एक अपना ही नॉवल, ऐसा पहला नॉवल, ऐसा कुछ। बिल्कुल, वो बड़ी चौड़ में बताया था। हाँ। मेरी प्रेम कहानी, मैंने अपनी लव स्टोरी लिखी, क्योंकि तब तक तो लग रहा था ना हम दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ। हर जगह मीडिया में हाँ। ठोक पीट के बता दिया था हाँ। कि मेरी स्टोरी है, हाँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये वो है। हाँ। अच्छा, उसका जो कवर था ना, वो कोइंसिडेंटली उसके अंदर सिर्फ ब्लरी फेसेस थे दो, मतलब स्केच टाइप्स कुछ एक बनाया हुआ था। और अगर आप उसको आज भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अर्पित और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उन्हीं दोनों का चेहरा है। तो कई लोगों को लगता था कि हम दोनों के चेहरे के ऊपर ही हम लोगों ने वो कवर बनवाया हुआ है। तो फिर ये हुआ था। तो हाँ, बात जो आप कह रहे थे कि मैंने हर जगह मीडिया के ऊपर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवभारत, अग्निबाण, प्रभात किरण, जितने न्यूज़पेपर थे हर जगह बता दिया। तो फिर मीडिया वाले हैं ना, मेरी आगे वाली बुक के वक्त पे ये चीज़ पूछते थे, आप लोगों की शादी हुई, आप लोगों की शादी हुई, और तब तक हो चुका था ब्रेकअप। तो फिर कुछ नई कहानी बनाई। भाई ये इस पे भी तुम एक नॉवल लिख सकते हो। हाँ, बट अब लोगों को पता है कि ये अब कहानी है। कहानी का मजा तभी आता है जब तक उन्हें पता ना लगे कहानी है। हाँ, बात तो सही बोली। मैं तो रियल थी तो रियल बोल के बेचता था। करेक्ट। पब्लिकेशन हाउस से, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग, मैं जैसे इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि आप अपना नॉवल लिखवाइए हमसे, गोस्ट राइटिंग करवाइए, या हम लिख के देंगे, हमारी टीम ऑफ राइटर्स है, थॉट आपका है, हम आपको लिख के देंगे। पब्लिश भी कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस आ गए हैं। आज जब तुम 10, 12, 15 साल पहले अपना नॉवल तुमने पहला रिलीज़ किया, है ना? पब्लिश किया, नॉट रिलीज़, पब्लिश करवाया। तो उसमें और आज में एक नॉवल को पब्लिश कराने में कितनी दिक्कतें हैं? क्या क्या एक राइटर को झेलना पड़ता है? कैसा प्रोसेस होता है? उस बारे में थोड़ा-सा। भाई इंडिया के अंदर है ना, पब्लिश होना सबसे आसान काम है। ओके। लेकिन इंडिया के अंदर अच्छे पब्लिशर से पब्लिश होना सबसे डिफिकल्ट काम है। यहाँ पर ऑथर्स कम, पब्लिशर ज़्यादा है। मतलब मैं आज भी अपने ऐसे 100 रीडर्स को जानता हूँ जो पब्लिशर बन चुके हैं। अच्छा। जो 4 पन्ने की किताब पोएम छाप के अपने आप को पब्लिशर बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से पब्लिशर वो होता है जो आपको पब्लिश करने का पैसा दे, ना कि आपसे पैसा ले। मैं उस चीज़ के सख्त खिलाफ। तो बहुत ऐसे पब्लिशर्स हैं। एक होता है आजकल ट्रेडिशनल पब्लिशर, एक होता है सेल्फ पब्लिशिंग। तो कई पब्लिशर बोलते हैं, हमें 4 लाख रुपया दो, 3 लाख रुपया दो, हम आपकी बुक छापेंगे। तो अगर आप एक राइटर हो और अपने आप को राइटर बोल रहे हो, और अगर आप आपकी बुक को बेच ही नहीं पा रहे हो, और आपकी बुक को बेचने का आप पैसा दे रहे हो, तो फिर आप राइटर नहीं हो भाई। तो फिर आप राइटर नहीं हो भाई, ये बात क्लियर है। तो ऐसे बहुत पब्लिशर्स हैं। तो आज भी जो अच्छे पब्लिशर्स होते हैं, पब्लिशर्स लाइक सृष्टि, पेंगुइन, हापर कॉलिंस, मेनी गुड पब्लिशर्स, वो आपको आपके कंटेंट के बेसिस के ऊपर, अलोंग साइड आपकी प्रोफाइल के बेसिस के ऊपर, दोनों के बेसिस के ऊपर आपको पब्लिश करते हैं। ओके। बट फर्स्ट टाइम राइटर के लिए प्रोफाइल कैसे? प्रोफाइल इन द सेंस कि आप क्या करते हो। जैसे कि मैं जब था तो मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट था सिर्फ। बट आपका कंटेंट इतना अच्छा था। मेरा कंटेंट इतना अच्छा उनको लगा कि उनको लगा कि पब्लिश करना चाहिए। मैंने अपने मार्केटिंग प्लान्स बताए। मेरा मार्केटिंग प्लान्स भी उनके लिए वर्क किया, क्योंकि यार सिर्फ पब्लिश करके रख दोगे ना तो फिर तो वो गोडाउन में वो रह गई, उसको बेचना भी तो है। तो अगर उनको लगता है, जैसे मेरे पहली बुक का जो पहला एडिशन था वो 1100 कॉपीज का था। ओके। जो 7 दिन में बिका था उस वक्त में। क्या बात है। जो कई लोग आज भी 2-2 साल तक नहीं बेच पाते। मेरी जो आखिरी बुक है उसका पहला एडिशन 25,000 कॉपीज का था। तो ये फर्क है। आप भी आपकी ऑडियंस के साथ, आपकी ऑडियंस भी ग्रो करती है, आप इतने सालों से लिखते आ रहे हो, दे वांट टू रीड मोर ऑफ यू, ये सब कुछ होता है। तो मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि जो मैंने आपको कहा कि पब्लिश होना आसान है, लेकिन अच्छे पब्लिशर से पब्लिश होना मुश्किल है। तो अगर आप उन लोगों से एक्सेप्ट हो रहे हो, तब आप अपने आप को राइटर बोलो और बोलो कि हाँ मैं अब अच्छा नॉवेलिस्ट हूँ। अगर आप 5 लाख रुपए डालकर खुद को पब्लिश कर रहे हो ना, तो यार मैं शायद इस चीज़ में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं आपको राइटर नहीं मानता। ऐसे तो राइटर वो भी है ना जो फेसबुक के ऊपर 4 लाइन लिखकर अपने आप को राइटर बोल रहा है। ऐसे तो राइटर वो भी तो इंस्टाग्राम का कैप्शन लिख लेता है।
पर आजकल काफ़ी लोग अपनी बुक पब्लिश कर रहे हैं, सेल्फ पब्लिशिंग एक प्रोसेस से जो मेथड होता है, हुँ, कुछ पैसे दे के रिलीज़ हुँ, करवा रहे हैं। बट अभी भी ऐसे बहुत सारे राइटर्स होंगे जिनको अपनी बुक ट्रेडिशनल वे में पब्लिश करानी है। हुँ। उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है, क्या तरीका उनके लिए रहता है? प्रोसेस यही है कि आपको कम शब्दों में ज़्यादा कहना है। आपको हुँ, सबसे पहले सारे एस्पायरिंग राइटर्स हू वांट टू गेट पब्लिश्ड विद बेस्ट ऑफ द पब्लिशर्स इन इंडिया, हुँ, आपको सबसे पहले 3 सैंपल चैप्टर्स उनको भेजने हैं, हुँ, उसके साथ में सिनॉप्सिस देना है, उसके साथ में आपको आपकी स्टोरी का फ्लो बताना है इन चैप्टर्स में कि इस तरीके से ये 15 या 20 चैप्टर में आप प्लान कर रहे हो, हुँ, और साथ ही में आपको आपका मार्केटिंग प्लान भी भेजना है। हुँ, इस बेसिस के ऊपर वो आपको बताएँगे कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन योर बुक और नॉट। अगर वो अभी भी आपके बुक के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, हुँ, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। या तो वो इतने इंटरेस्टेड होंगे, बोलेंगे कि लेट्स साइन द एग्रीमेंट राइट अवे। हुँ, उसका दूसरा तरीका है, वो बोलेंगे कि अब हम आपकी पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं। हुँ, आपके पास में 3 या 6 महीने का वक़्त है, आप कंप्लीट कीजिए और हमें भेजिए। हुँ, लेकिन एज़ ऑफ नाउ इट्स नॉट अ डील, बट वी आर इंटरेस्टेड इन इट। ओके। तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसलिए आप वो जो 3 चैप्टर्स लिख रहे हो ना, उसके अंदर अपनी जान फूँक दो। हुँ, जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी वीडियो को शुरू के 15 सेकंड में आपने एंगेज नहीं किया, तो हुँ, आपको वीडियो कोई नहीं देखेगा। करेक्ट। वैसे अगर आपने एक बुक के 30 चैप्टर वाली बुक के अंदर 3 चैप्टर शुरू किए कैची नहीं लगे, हुँ, तो आपको कोई भी नहीं पढ़ेगा। दैट्स द हुँ। सेम फॉर्मूला। अभी भी बहुत अच्छे पब्लिशर्स हैं जो पब्लिश करते हैं। वो कब पढ़ते हैं, नए फर्स्ट टाइम राइटर्स की भी बुक्स पढ़ते हैं? मतलब जो बिल सैंपल भेजते हैं, पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। मेरे हुँ, पब्लिशर तो पढ़ते हैं। ओके। और अगर वो कई बार रिकमेंडेशन से जाता है कि हुँ, अगर मैं बोलूँगा कि अमित हुँ, ने एक बुक लिखी है, हुँ, आप उसको पढ़ो, हुँ, तो उनको पता है कि अगर अर्पित ने बोला है तो हुँ, ये शायद कुछ फ़िल्टर होकर ही आई ये चीज़ है। हुँ। मेरे रेफ पब्लिशर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि कई बार हमें है ना, चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, जिस हिसाब से उन्होंने ईमेल लिखा हुआ होता है ना, उसी हुँ, बेसिस पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं, हुँ, जो बहुत सही बात है। हुँ, करेक्ट। उनके पास में दिन के हुँ, 400 से 500 प्रपोज़ल्स आते हैं। हुँ, उनकी टीम होगी 5 या 7 एडिटर्स की। हुँ, अगर आपने ईमेल ही हुँ, इतना गंदा और गलत तरीके से लिखा हुआ है, हुँ, तो आपके सैंपल चैप्टर उनको पता है क्या है? बिकॉज़ दे हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हुँ, 25 साल का आस-पास का उनके पास में एक्सपीरियंस है यार। हुँ, तो आधे से ज़्यादा लोग तो वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। हुँ, बाकी के लोग ये रीडिंग वाली स्टेज पे जाकर रिजेक्ट होता है। हुँ। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मेरे पब्लिशर बताते हैं कि मुझे हम लोगों को कई बार मेल आता है कि मेरी बुक पब्लिश कर दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो वो और लोग तो एक रिस्पॉन्ड भी नहीं करते होंगे। नहीं करते, हुँ, क्यों करेंगे? ये तो करेक्ट। तरीका हो गया ना फिर पब्लिश होने का, और हुँ, क्यों करेंगे वो हुँ, पब्लिश? तू सुसाइड कर लेगा इसका मतलब ये थोड़ी कि तेरी किताबें बेच लेगा। हुँ। अच्छा मतलब ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से होने वाली है, उसकी शादी होने के पहले मेरी बुक पब्लिश कर दो तो मेरी उससे शादी हो जाएगी, मैं ये बता के कर लूँगा। हाँ। भाई साहब बहुत स्टोरीज़ हैं। 150 करोड़ के देश में हम लोग रहते हैं, 150 करोड़ अलग-अलग कहानियाँ हैं, हाँ, और 1,500 करोड़ एक्सक्यूज़ेज़ हैं हाँ, कि करेक्ट। मतलब अलग-अलग भाई साहब बहानेबाज़ी एक अलग लेवल की। मुझे तो भाई मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ बड़ी खतरनाक भी है, हुँ। किस ये पब्लिशिंग एंड बुक राइटिंग नॉवल ये वाली फैन्स ब की। ओके। हुँ, छोटा-सा किस्सा बताता हूँ। हुँ, एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था फेसबुक के ऊपर। अच्छा। ये कह के कि हाय, हाउ आर यू? मैंने हुँ, बोला गुड, ये वो सब कुछ। जनरली आप रिप्लाई करते हो, जैसे मेरे को हुँ, लगा फैन होगी, कोई रीडर होगी। हुँ, उसने एकदम से रिप्लाई करके बोला, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। बोला व्हाट एम आई डूइंग? बोलते यू ट्राइड हैकिंग माय अकाउंट। मैं बोला अच्छा। आई हुँ, ट्राइड हैकिंग योर अकाउंट। आई एम स्पीकिंग यू विथ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, हुँ, एंड you know that I have tried hacking your account. हुँ, Please go to cyber cell and complain, हुँ, complain against me, lodge a complaint against me. हुँ, बोलती मैं वो नहीं करूँगी, आप मुझसे मिलो तब हम बात सॉर्ट आउट करेंगे। हुँ, तो मुझे पता चला कि मैं किसी अपनी एक फ्रेंड ऑथर के बुक लॉन्च में वहाँ पर गया था, उस लड़की ने मुझे वहाँ पर देखा था, हुँ, एंड उसके बाद से मेरी कभी उससे बात नहीं हुई थी। सो हुँ, आई हैड अ वर्ड विद दैट ऑथर फ्रेंड ऑफ माइन एज़ वेल। हुँ, उन्होंने ये चीज़ कही कि लड़की है वो, हुँ, औरत है। उन्होंने भी सबसे पहली चीज़ ये बोली कि अर्पित डिड यू ट्राई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग? हुँ, वो मेरी दोस्त है, लेकिन उनको ये हुँ, चीज़ लगा कि शायद अर्पित ने कुछ गलत किया होगा। हुँ। वो बोल रही अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊँगी। दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। हाँ, आई स्टिल हैव रिकॉर्डिंग। हुँ, तो मैंने बोला ठीक है। हुँ, मैंने बोला अगर वो गलत हुई हुँ, तो फिर आप उसको भी 2 थप्पड़ लगाना। बाद में अल्टीमेटली मैंने बोला कि जिस लड़की से हुँ, मैंने अभी तक बुक मतलब मैं मिला नहीं हूँ, हुँ, उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया। हुँ, अगर मैं उससे गलती से मिल लिया तो मेरे ऊपर हुँ, क्या-क्या एलिगेशन लग सकते हैं। हुँ, तो मैं नहीं मिला, मैंने मना कर दिया। हुँ, बोलती फ़ोन पे बात कर लो। मैंने बोला फिर भी नहीं करूँगा, तेरे को जो करना हो कर। बाद में
उस जो ऑथर फ्रेंड है उसने उससे बात की. आफ्टर अ फ्यू डेज ये पता चला कि उस लड़की को मेरे ऊपर क्रश था और वो ये हैल्यूसिनेट कर रही थी कि वट एवर आई वॉज राइटिंग ऑन फेसबुक इज फॉर हर फॉर सम रीजन. शायद कुछ मेंटल प्रॉब्लम होगी, जो भी होगा. सो बोला आई वांट टू मीट अर्पित और काइंड ऑफ गेट इन अ लव रिलेशनशिप विद हिम. मुझे उस ऑथर फ्रेंड का कॉल है, उसने बोला दिस इज द सिचुएशन. मैं बोला तो कब जा रहे हो आप 2 थप्पड़ लगाने? तो कभी नहीं हुआ. सो ऑफ टॉपिक है, लेकिन हो जाता है हाँ, राइटर्स के साथ. जब आप इतने सेलिब्रेटेड राइटर हैं, आपकी बुक्स इतनी अच्छी, उसके लिए आपकी बुक लाखों बिके जरूरी नहीं है. 1000 भी बिक्री और अगर कोई ऐसा पागल फैन आ जाता है ना, तो ये चीज हो जाती है. तब से मैं बहुत बच के चलता हूँ. बट एनीवेज ये तो एक अलग टॉपिक था. तो अर्पित, अभी क्या कहते हैं, बुक्स और लिख रहे हो? लिख रहा हूँ, प्लान चल रहा है? बट अब बुक लिखने के लिए समय थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि तुम इतना बिजी हो गए हो. क्योंकि अब टीवी में बिजी हैं, वेब सीरीज में बिजी हैं, कुछ फिल्म्स में बिजी हैं. बट फिर भी यार, मैं वही कहता हूँ हमेशा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जरूरी है ज्यादा तुम्हारे लिए, कि क्या इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है. तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए टीवी प्यार है, ओटीटी और फिल्म्स इश्क है, और बुक जो है वो मोहब्बत है. प्यार, इश्क और मोहब्बत. तो मोहब्बत क्या बहुत गहरा है? बहुत ज्यादा भाई. और मतलब इश्क देखो, थोड़ा हल्का किसी है और प्यार सबसे हल्का है. नहीं, हल्का तो नहीं बोलूंगा, हाँ. बट मोहब्बत तो वो होती है ना जो कई बार एक तरफा भी होती तो चलती है. हाँ. और बुक लिखने की मोहब्बत तो एक तरफा ही होती है ना भाई. हाँ. इससे आपको पैसा ना भी मिले या हाँ. कम भी मिले तो भी आप लिखते हो. हाँ. ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है. मैं 4% की रॉयल्टी से 15% की रॉयल्टी पे आया हूँ. मुझे पैसा उससे मिलता है, किसी और चीज से ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी लगता है जिंदगी भर लिखूं. 1 महीने की मोहब्बत 11 महीने के प्यार पे कई बार ज्यादा भारी पड़ जाती है भाई. करेक्ट है. तो अभी क्या कहते हैं, कोई फुल टाइम नॉवल राइटर या ऑथर बनने की सोचे तो उसके लिए क्या सजेशन दोगे? मेरा तो सिंपल सजेशन है, जो पहली बार लिख रहा है तो मत बनो भाई. उसका रीजन ही ये है कि आप पहली बार बुक लिख कर, स्पेशली इन 2024 2025, ये जो टाइम है अपना 2025 के आसपास का, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल योर बुक्स. क्योंकि एडवर्टाइज करने की मीडियम इतने ज्यादा आ गए हैं. आप अमेजोन के ऊपर अगर अपनी बुक को बेचना चाहते हो, जिस बुक से शायद आप एक 20 रुपए की रॉयल्टी कमाओगे, उसको बेचने के लिए आप ऐड लगा दोगे 100-200 रुपए की. मैं ऐसे कई ऑथर्स को जानता हूं, विदाउट नेमिंग देम, जो महीने का 3-3, 4-4 लाख रुपया एएमएस पे लगाते हैं, जो अमेजोन की जो मार्केटिंग सर्विसेज है उस पे, और उसमें से वो लाख रुपए की रॉयल्टी नहीं निकाल पाते. क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर एक फितूर है कि मेरी बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो नंबर 1 दिखनी चाहिए, नंबर 10 दिखनी चाहिए. अगर आप 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप 10 लाख रुपए की किताबें नहीं बेच पा रहे हो, तो आप ऑथर हो ना हो, आप फुद्दू जरूर हो. और ऐसा कर रहे हैं लोग हैं? बहुत लोग कर रहे हैं. मेरा एक ही उसूल है कि मैं अगर मार्केटिंग करूं तो वर्ड ऑफ माउथ होनी चाहिए, और अगर उस पर पैसा भी लगाऊं तो मुझे उससे ज्यादा पैसा मेरी जेब में आना चाहिए. हाँ, ये तो मतलब बिजनेस का सिंपल रूल है. तो आजकल कई लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके पास में 500 करोड़ रुपए का पैसा है, जा बेटा 5 करोड़ रुपए का बुक पब्लिश कर दे. हो गई है. और ऐसे लोग बहुत आ गए. आजकल ऐसे लोग बहुत आ गए हैं कि जो क्रिएटिविटी को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि जहां पर वो पैसे से सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी बेच रहे हैं या अपने आप को सेल करना चाह रहे हैं. अपने आप को सेल करना चाह रहे हैं. दैट्स द पॉइंट भाई. यू पिक्ड अप द राइट पॉइंट. ये अपने आप को सेल करना चाह रहे हैं बुक के थ्रू. बुक के थ्रू ये जाना चाहते हैं पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट के थ्रू जाना चाहते हैं दूसरे बड़े बड़े सर्कल्स के अंदर. यार मैं एक ऐसे ऑथर को जानता हूँ, इसका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट वो आदमी ने एक माइथोलॉजिकल बुक लिखी हुई है. वो आजकल हर दूसरे पॉडकास्ट के अंदर दिख जाता है. उसने मेघनाद और कुंभकर्ण की ऐसी ऐसी बातें की कि अगर वो जिंदा होते तो इसको जाके पर्सनली मार के आते. कसम से. अच्छा. रावण की बाद में लगती इनकी पहले लंका, इस आदमी की पहले लंका लग जाती. वो ऐसी ऐसी बेफिजुल बातें कर रहा है. मैं उसके वीडियोस इसलिए देखता हूँ क्योंकि उसकी वीडियोस पे कमेंट्स बड़े फनी होते हैं. मतलब लोग गालियां देते हैं उसको, कुछ भी. और वो आदमी, मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूँ, वो लाखों रुपए लगा देता है एमएस के ऊपर कि पैसा लगाओ, हर जगह दिखूंगा. और वो बड़े बड़े लिट फेस्ट में भी जा रहा है. पर पब्लिशर को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी किताबें बिक रही है. वो 50 लाख रुपए डालने के बाद में अगर 20 लाख रुपए की भी किताबें बेच रहा है, पब्लिशर का तो फायदा है ना, उसकी जेब से तो पैसा नहीं लगा है ना. फिर वो जाकर कल को ये बोल दे कि सन न ईस्ट से निकलता है ना वेस्ट से निकलता है, तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में डूबता है, तो भी मानेंगे. तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये बुक की आड़ के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं. तो मार्केटिंग ड्रिवन हो गया
पूरा मार्केटिंग ड्रिवन है भाई। मतलब मार्केटिंग करो फिर घटिया चीज की भी करो। आजकल मार्केटिंग हो ही बहुत अलग गई है। आपको अपनी किताब को मार्केट करने के लिए सही चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मानो ना मानो कई जनता ऐसी है जो आपने अगर एक कैमरा रखकर यहां पर 4 बातें बोल दी है तो लोग उसको सत्य मान बैठेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं ना, जिनको लगता है कि यूनेस्को ने सही में जन गण मन को फर्स्ट अवार्ड दिया हुआ है, जिनको सही में लगता है कि 11 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो सही में लक्ष्मी माता की कृपा आ जाएगी, लगेगी, ये वो लोग हैं। तो मतलब लोगों को लगता है कि इसने माइक के सामने आकर बोल दिया तो सही है, और जो ये लोग तरह तरह की मार्केटिंग करते हैं, मीम पेजेस पे मार्केटिंग करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक वे ऑफ मार्केटिंग योर बुक। बट मुझे लग रहा है कि अगर आप हिस्ट्री को हिला दोगे, आप हर चीज को हिला दोगे, जिस चीज के फैक्ट्स हैं, तो आप और मैं तो शायद पढ़े हुए हैं कई किताबें, तो हमें पता है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए वही सत्य बन जाएगा ना। अभी आप सोचो कि एक 12 या 15 साल का बच्चा वो बुक पढ़ता है या मोबाइल देखता है? आजकल तो मोबाइल ही देख रहा है। मोबाइल देखता है। उसने सबसे पहली चीज वो सुनी है, उसके हिसाब से वो सच नहीं हो गया। अब वो किताब पढ़ेगा तो वो किताब को झूठ बोलेगा। तो मार्केटिंग करो हर जगह, बस वीडियो फॉर्म के अंदर चीजों को पहुंचा दो, लेकिन बुक को मार्केट करने का भी एक बहुत सही तरीका भी होता है। अगर एक नया ऑथर है, नया राइटर है जो अपनी पहली बुक रिलीज करना चाहता है ना, और उसको एक मार्केटिंग प्लान, एक स्ट्रैटेजी अपने पब्लिशर को देनी है, तो किस तरीके से उसको चैनलाइज करे, किस तरह से प्लान करे, इसमें तुम क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहली बात तो जब आप बुक लिख रहे हो ना, तब आप मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचो। ओके, मतलब कंटेंट कर रहे हो, बना रहे हो, फोकस, तब आप मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल, जब आप कंटेंट बना रहे हो तब आप मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, गलत है। बुक लिख लो, अब मार्केटिंग के बारे में सोचो। मार्केटिंग का सबसे सही तरीका होता है उन लोगों तक पहुंचाना बुक को जो आगे 100 लोगों तक और पहुंचा पाए। आप कुछ अच्छे ब्लॉगर्स को, जो बुक ब्लॉगर्स जो होते हैं, उनको टारगेट करो। आप उन तक अपनी किताब पहुंचाओ विथ अ मैसेज कि व्हाई यू वांट देम टू रीड द बुक। कुछ लोग चार्ज करते, कुछ लोग नहीं करते चार्ज। आप उन तक अपनी बुक पहुंचाओ, उनके जेन्युइन रिव्यूज मांगो, कई बार अच्छे आएंगे, कई बार बुरे भी आएंगे। बस जस्ट रिक्वेस्ट देम कि मैं बुक अपनी तरफ से पहुंचा रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो आस्क योर पब्लिशर टू सेंड देम अ बुक, लेकिन आप अच्छा हो या बुरा आप रिव्यू कर दो, अपने सोशल मीडिया पे डाल दो। कुछ लोग पैसे लेंगे, और अगर आपका बजट है तो आप बिल्कुल उसके अंदर स्पेंड करो। और ये इधर पैसे डालने में आपको नहीं खटकना चाहिए। कोई 500 रुपया ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, जो भी ले रहा है, ये सही तरीके की मार्केटिंग है। आपने समझो ऐसे 50 से 100 लोगों तक रेलेवेंट, उनकी फॉलोइंग देखो, उनके इनसाइट्स देखो, उनके पुराने रिव्यूज पढ़ो, और आप उन तक अपनी बुक को पहुंचाओ। एक तो ये। अगर आपको AMS पे करना भी है खर्चा, तो बहुत लिमिटेड करो। मतलब ऐसा नहीं पहले दिन से 2000-5000 रुपए लगाने लग गए। आप शुरू की विजिबिलिटी के लिए करो। अगर आपका बजट है तो सबसे पहली बात तो आपका मार्केटिंग बजट बनाओ कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो। 50,000, लाख रुपया, जितना भी आपको अलाउ करता है। लेकिन सिर्फ पैसों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ट्राई एंड गो टू डिफरेंट लिटरेचर फेस्टिवल्स। लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाओ, वहां पर आपके नए रीडर्स बनेंगे। लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर कोई फर्जी क्राउड नहीं आएगा, बुक पढ़ने वाले ही आएंगे। तो आप सही ऑडियंस के बीच में पहुंच रहे हो। तो वहां जाके अपनी बुक क्या डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए? नहीं, आप आपके पब्लिशर को बोलो, वो आपके लिए ये चीज करते हैं। बोलो कि आई वुड लाइक टू अटेंड मोर एंड मोर लिटरेचर फेस्टिवल्स। और अगर आपकी बुक थोड़ी बहुत भी शुरू में बिक जाती है ना, कई लिटरेचर फेस्टिवल आपको आगे कर अप्रोच करने लग जाते हैं। जब मेरे साथ में भी यही चीज हुई थी। कॉलेजेस टारगेट करो। कॉलेजेस अपने एनुअल फेस्ट के लिए कई नए स्टार्स को, नए प्रतिभाओं को जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको इन्वाइट करना पसंद करते हैं। स्टार्ट विद योर ओन कॉलेज। यू ऑलरेडी हैव एन ऑडियंस ऑफ 1000 पीपल यार। उधर अपनी बुक रखो। आपका कोई भी कॉलेज वाला मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके कॉलेज की भी तारीफ है कि हमारे यहाँ का एक बंदा ऑथर बना है। 1000 लोगों में से 50 लोगों ने भी आपकी किताब भी खरीदी, तो बहुत बड़ी बात है। आस्क एनीवन एंड एवरीवन टू रिव्यू योर बुक ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। जब Amazon के ऊपर जेन्युइन रिव्यूज आने पर लगेंगे, वेरीफाइड रिव्यूज आने लगेंगे, आपकी बुक्स अपने आप प्रमोट होने लगेगी। आप ये चीजें करो। इफ यू नो अ सेलिब्रिटी, maybe just ask them to read a book and probably just put up a reel about it. हर चीज पैसों से नहीं की जा सकती। कुछ चीजें जुगाड़ से भी करनी होती है, और शुरू जुगाड़ से करो। पैसा तो लास्ट ऑप्शन है, पैसा तो हर कोई लगा ही देता है। तो ये तरीके हैं कुछ अपने बुक को प्रमोट करने के लिए। आप
बुक के कोट्स के ऊपर रील्स बनाओ, अपना सोशल मीडिया स्ट्रांग सोशल रखो, ये तो मीडिया सच्चाई है थोड़ा सा आज की। स्ट्रांग, वो तो आजकल कोई भी कहीं भी बैठ के कर सोशल मीडिया सकता है। स्ट्रांग रखो आप आपका, उसके ऊपर वो करो। अगर आपको लगता है आपको बूस्ट करना चाहिए पोस्ट को, वो भी करो। आप हर उस सबसे पहले स्टार्ट विद योर पर्सनल सर्कल कि आप बुक पढ़ो, आप बुक पढ़ो, आप रिव्यू डालो, ये करो, वो करो। स्लोली ग्रो करो, लेकिन स्टेडीली ग्रो करो, वो जरूरी है। एक दिन के अंदर स्टार नहीं बन जाओगे, करेक्ट। कोई नहीं बनता है, और गलती से कोई बन गया वो दूसरे दिन गिर भी जाता है। तो ये सारे मार्केटिंग प्लान आप डालो, और if you have a base of about 20-25,000 people, 50,000 people, you have good amount of followers, and if your content is really good, I think publisher आपको 100% पब्लिश करेगा, फिर वो नहीं सोचेंगे। तो और जिसका रियलिस्टिक प्लान करो, ऑनलाइन निकाल के चैट जीपीटी से मत पूछो कि व्हाट शुड बी माय मार्केटिंग प्लान फॉर द न्यू बुक, और आंख बंद करके मत डाल दो उसको, वो रोज के 500 पढ़ते हैं। रियल चीजें डालो। बुक पे कुछ सेलिब्रेटेड ऑथर से टेस्टिमोनियल्स लो, उनको बोलो कि वो भी आपकी बुक को प्रमोट करें। अपना डेटाबेस बनाओ। मेरी कोई भी बुक आती है ना, आई हैव माय ओन डेटाबेस। मेरे को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी बुक पे नंबर डालता हूँ। आई हैव अ स्पेशल नंबर ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड टू माय रीडर्स। ओके। 8451829595 हर जगह डालता हूँ। जब वक्त मिलता है सबके मैसेजेस का रिप्लाई भी करता हूँ। वेरी नाइस। सारी कंपनीज बंद हो जाएगी, मेरा डेटाबेस मेरे पास में रहेगा। मुझे सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट करना, उनको पता है कि अर्पित की बुक आ रही है। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक नया राइटर कर सकता है 100%। और जिससे वो अपना एक फैन बेस, अपना एक रीडर बेस बना सकता है। कई लोगों की मुझे सबसे ज्यादा क्वेरीज ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आती है कि अर्पित आई हैव दिस क्वेरी। मुझे पता है कि हमेशा वो बुक नहीं खरीदेगा ना। आज मैं उसकी क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है कल को मेरा बुक खरीदे, और मैं एक बंदे को 7 बुक्स बेच सकता हूँ। करेक्ट। तो अगर मेरे पास में 5,000 लोगों का डेटाबेस है, ये किसी वक्त के ऊपर 10-12 हज़ार हुआ करता था। मोबाइल का डेटाबेस वगैरह सब लॉस्ट हो गया, सो द बिगेस्ट लॉस्ट ऑफ माई लाइफ। बट ठीक है, ये 5,000 से मुझे पता है मेरे इनमें से अगर किसी ने किताब नहीं पढ़ी होगी ना, मेरे पास में कम से कम 35,000 बुक्स बेचने के चांसेस हैं। तो डिपेंडेंसी दूसरों के बजाय खुद के ऊपर रखो। तो जैसे 7 नॉवेल्स लिखे हैं तुमने, मेरे को फैन इंटरेक्शन बताओ ना। अभी एक फैन इंटरेक्शन तो बताया तुमने, बड़ा ही खतरनाक था। कुछ मज़ेदार या कुछ अच्छे जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं? मेरा यार एक जो सबसे प्यारा एक्सपीरियंस था, सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब मेरी पहली बुक आई थी, दूसरी बुक आई स्टिल थिंक अबाउट यू जब आई थी। उसके बाद में इंदौर में सराफा बाजार करके एक जगह है जहाँ पे फूड मार्केट है। मैं वहाँ पे था और अपने दोस्तों के साथ में और कुछ फ्रेंड्स के मतलब कुछ एक आध दो कजिन्स के साथ में वहाँ पर खा रहा था बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी इंदौर की। और वहीं पर ही एक लड़की दूर से मुझे देख रही थी और एक लड़का उसके साथ में जाकर देख रहा था। अच्छा, दोनों देख रहे थे, लड़की भी लड़का भी? तो क्यों देख रहे थे बताता हूँ। तो मैंने सोचा, अब जनरली आपको क्या लगता है ना, आपको आज तक किसी ने पहचाना नहीं है, तो आपको लगता है कि यार मैंने ही कुछ गलत किया होगा जो ये मुझे ऐसे देख रहे हैं, या फिर मैंने उनको देख के ये तो समझ आ गया था कि मैंने जानता नहीं हूँ। तो लड़का मेरे पास में आया, तो फिर मैंने बाद में बोला, हाँ तो आप अर्पित वगैरह हो? मैंने बोला हाँ। अभी अच्छा, अभी यहाँ तक भी मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी कि इसने मुझे मेरी बुक के कारण पहचाना है। मुझे लगता है शायद कहीं किसी दोस्त का भाई बहन कोई भी हो सकता है। बोला हाँ। बोलते आप ही ने वो चॉकलेट सॉस और आई स्टिल थिंक अबाउट यू लिखी हुई है ना? मैं बोला हाँ। बोलते वी आर बिग फैन ऑफ योर्स, मी एंड माई सिस्टर। क्या बात है। वो हेजिटेट कर रही थी यहाँ पर आने में। मैं बोला बुलाओ यार। मैं मेरे फैन से ज्यादा एक्साइटेड मैं, क्योंकि मुझे पहली बार किसी ने सड़क पे पहचाना है। क्या बात है। बहुत खुशी हुई। क्या बात है। इतना खुश हुआ कि मैंने बोला कि सेल्फी ले लें। जेन्युइनली खुद ही बोला है? खुद से बोल दिया। बहुत सही है, बहुत तो सही। वो भी एक सेकंड के लिए हक्का बक्का रही। बोला हाँ लेते ना। ले लो। तो उस वक्त तो गंदे मोबाइल होते थे, ले ली उससे भी सेल्फी। तो फिर बहुत अच्छा लगा। एक बार मुझे बैंड्रा कार्टर रोड पे किसी ने पहचाना था। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। एक बार मुझे कोलकाता में किसी ने पहचाना था, फ्लाइट में साथ में जा रहे थे। मैं सोचा एयर होस्टेस पहचान लेती हो, केक वेक काट के फिर लिख देते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे ट्वीट हो जाता। एयर होस्टेस ने नहीं पहचाना। एयर होस्टेस ने नहीं पहचाना आज तक? पहचानेंगे अभी आएंगे। उनकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं आई है अभी। हाँ मतलब मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। आए कभी तो आए उनकी भी, उनका भी राहु शनि केतु सब सही हो तब जाके मुझे पहचाने होगा।
अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ ये, हाँ, और फैंस के, हाँ, ये मैं तो फैंस तो पहचान लेता है, बड़ा अच्छा लगता है। पढ़ रहे हैं आपको, कोई कोई इंटरेक्ट करता है, कोई नहीं करता थ्रू सोशल मीडिया ना। घर वालों का क्या रिएक्शन था मेरे भाई? क्या कब? जब बुक रिलीज हुई, जब तुम ऑथर, मतलब 2-3 बुक रिलीज हो गई, घर वाले क्या बोल रहे? तब तुम टीवी के लिए या और अपना मुंबई नहीं लिख रहे थे ना? एमबीए किया था, किया ही था। तो घर वाले क्या बोल रहे थे भाई? अच्छे घर वालों को ऐसा लग रहा था नहीं नहीं राइटर नहीं यार, ये तो एमबीए कर रहा है कुछ अपना कॉर्पोरेट। यार मैं इस मामले में मेरे पास में कोई स्टोरी नहीं है। उसका रीजन ये है, मेरे घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे यार। मतलब वो जो एक चीज होती है ना कि यार माँ बाप ने धक्का मार के घर से बाहर किया, ऐसा कुछ मेरी जेब में 200 रुपए थे, मैं अनरिजर्व्ड अवंतिका एक्सप्रेस में बैठ के मुंबई आया और फिर मैंने सोचा कि अर्पित ये शहर को एक दिन अपना घर बनाऊंगा। साली ऐसी कोई कहानी नहीं है मेरे पास में, क्योंकि मैंने जब घर वालों को बोला कि मेरे को ये, मैं एक बैंक के अंदर काम करता था। अच्छा बाय द वे मेरा एमबीए का प्लेसमेंट हुआ था एक बैंक में। ये मैंने बैंक में भी मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था। मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी ना, उसके मम्मी पापा बैंक मैनेजर्स थे। मैंने बोला वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे, तो मैंने वो किया था। तो तब जॉब लग गई और पैसा तगड़ा। 2011 में भाई 7 लाख रुपए का पैकेज, जो आज भी बड़ा होता है। तो वो मुझे लगा, मैं सोचा महीने के 50-60 हजार रुपए आएंगे, सब कुछ होगा। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं 50-60 हजार रुपए महीने के मिल रहे हैं, मैं इतने कॉन्फिडेंस में था। मैंने मेरे पापा को कॉल करके बोला एक दिन, जब पहली सैलरी आई ना, लाइफ में पहली बार आप पैसा देखते हो, मैं बोला पापा कभी पैसे की जरूरत पड़े तो बताना। कसम से। पापा ने बड़े प्यार से बोला बेटा तू अभी तेरा देख ले, मेरे को पड़ेगी जरूरत बताऊंगा, अभी तू संभाल के रख। मैं बोला नहीं फिर भी कुछ चाहिए हो तो बताओ, कुछ एक्टिवा दिलवा दूं नहीं या कुछ कर दूं। बोलते अभी तो तू फोन रख। पैसा बचा खुद पे खर्चा कर, अभी तू मजे ले, अभी तू मजे ले, क्योंकि तूने पहली बार कमाया है, हम पे तो तू जीवन में कभी ना कभी खर्चा करेगा ही। मैं बोला ठीक है। तो ये जॉब चल रही थी अच्छी खासी 6 महीने तक। 6 महीने तक क्या होता है कि जब कॉलेज से प्लेसमेंट आपको टारगेट नहीं मिलता है। 6 महीना एक दिन में मुझे टारगेट मिल गया। मैंने बोला मुझे करनी ही नहीं। जैसे टारगेट मिला क्यों करूं? मैं रिलेशनशिप मैनेजर था एक बैंक के अंदर। बोला मुझे करनी ही नहीं है जॉब, तो वो छोड़ दिया मैंने। अब छोड़ तो दिया, और नॉवेल के लिए एक्सेप्टेंस आ चुकी थी तब तक पब्लिशर से, बट पब्लिश नहीं हुई थी, 1-1.5 साल बाद होने वाली थी। 1-2 महीने के अंदर सारा ओवर कॉन्फिडेंस दूर हो गया। मैं बोला अब मैं क्या करूं, सारे दोस्त लोग पैसे कमा रहे हैं। तो जो बेटा अपने पिता को बोल रहा था अभी कुछ महीनों पहले तक कि पापा पैसों की जरूरत पड़े तो बताना, मैंने आकर कॉल किया। मैं बोला पापा पैसों की जरूरत मुझे पड़ गई और मैं बता रहा हूँ, मुझे भेजो, मेरी जॉब छोड़ दी मैंने, ये वो। तब भी मम्मी पापा ने सपोर्ट किया हमेशा, हमेशा। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जॉब किया 1-1.5 साल, अगेन इनटू सेल्स। तब तक मेरी नॉवेल पब्लिश हो चुकी थी। और पब्लिश होने के बाद में फिर मैंने सोचा था कि मैं इंदौर जाऊंगा, इंदौर में बुक स्टोर वगैरह डालूंगा, ये करूंगा। मैंने बॉम्बे छोड़ दिया था और फिर इंदौर भी गया। और इंदौर जाने के बाद में फिर मैंने रियलाइज किया कि ये सिर्फ हवा वाली बात है, नहीं होगा नहीं। उसी दौरान मुझे मेरे पापा ने बोला यार ये कई लोग एक्टर्स जो एक्टिंग कर लेते हैं, एंकर्स एंकरिंग कर लेते हैं, तू क्यों नहीं करता? भाई मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के हैं ही नहीं। वो जो होते हैं ना एक छोटे शहर के, वो नहीं, उनको लगता है तेरे को जो करना होगा। थैंकफुली फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा से अच्छी रही, विच ऑल्सो अलाउज मी टू डू इट। और सिर्फ मम्मी पापा नहीं, मेरे भाई का सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट। कुछ हल्की सी भी फैमिली में इधर उधर होती थी ना कि अर्पित क्या कर रहा है, वो संभाल लेता था। मेरी लड़ाइयाँ सारी की सारी मेरे भाई ने लड़ी है। बड़ा भाई अंकित मुझसे 3 साल बड़ा है, 3.5 साल बड़ा है मेरा भाई। उसने मेरी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो उसने हमेशा से बोला अर्पित को जो करना हो करने दो। अच्छा घर वाले भी जानते थे कि इसके मन की नहीं होगी ना तो ये छोड़ देगा। उनको ये चीज तब पता चली थी जब उन्होंने मुझे डिस्कवर दिलवाई थी उनकी जिद के ऊपर, और मैंने 11 महीने बाद बेच के पल्सर ले ली थी। तो उनको पता था कि ये अपने मन की ही करेगा। तो ये हुआ। और फिर इसके बाद में क्या हुआ ना कि फिर मैं एक्टिंग तब भी मैंने सीखी, क्योंकि मेरे को एज अ राइटर भी सीखनी थी, और घर वालों ने भी बोला, तो मैं एक और मोटिवेशन मिल गया कि चलो सीखो। वो करा, और वो करते करते मेरे को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ प्रोडक्शन हाउस सेइंग दैट कि वी हैव रेड योर नॉवेल एंड वी लव्ड इट, वी वांट यू टू राइट अ शो फॉर चैनल वी। और चैनल वी अपने लिए कूल, बहुत कूल। मतलब चैनल वी में आप चले गए तो आप निखिल चिन्नप्पा हो ना, अब ये दाढ़ी वाली ये
आप रणविजय वाले कैटेगरी में आ चुके हो, भले ही एमटीवी का था, बट चैनल वी एंड एमटीवी यूज्ड टू बी कूल, नो? तो मैंने बोला बस ठीक है, लाइफ सेट है। तो ऐसे करके मेरी राइटिंग के अंदर मुझे इन हाउस रखा एक प्रोडक्शन हाउस ने, और उन्होंने 4-5 महीने तक मेरे को 25,000 रुपये महीने की सैलरी दी। फिर बढ़िया उन्होंने मेरे 3 लाख रुपए एक बार खाए, क्योंकि मैंने एक शो उनके लिए लिखा था जिसके 110 एपिसोड्स मैंने लिखे थे, जिसकी पर एपिसोड की फीस 3,000 रुपये बनती थी। तो उन्होंने वो पैसे खाए अच्छे से, और फिर मैंने बोला नहीं, अब अपन कहीं और चलो। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, उन्होंने बोला नहीं तुम तो नए राइटर हो, तुम्हें थोड़ी ना पैसा दिया जाएगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी इतना क्लैरिटी नहीं थी। और फिर उसके बाद में एक बार मैं किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर गया। दूसरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाने के बाद में मुझे समझ में आया कि ये जो सास बहू वाले शोज होते हैं, ये अपने पल्ले की नहीं है। अच्छा, तुमने फिक्शन नहीं लिखा? टीवी लिखा था शुरू में, लिखा था। हाँ। लिखने के अच्छा, बाद यहाँ से तुम्हारा ट्रांजिशन हो गया दूसरे प्रोडक्शन में, वहां पे भी इन हाउस। नहीं, अभी तुमने बुक्स वगैरह अभी तक बुक्स लिखी थी। बुक्स किसी ने पढ़ी, प्रोड्यूसर ने, दे लव्ड इट, दे कॉल्ड मी। उन्होंने बोला कि हमारे लिए चैनल वी का शो आने वाला है, वो लिखो। वो लिखने के बाद में पैसे वैसे वाली चीज हुई, और बिना किसी झगड़े वगड़े की, क्योंकि अपने अंदर अक्ल भी नहीं थी लड़ने की, और इतनी, और मैंने सोचा अपन कर भी नहीं पाएंगे, और 3 लाख कभी इकट्ठे लाइफ में देखे भी नहीं थे। तो मैंने बोला छोड़ दो यार, अपना था ही नहीं वो पैसा। और कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं हुआ, तो ईमानदारी से बोलो तो मेरा था भी नहीं। दूसरे प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बुलाया उस वक्त के ऊपर। मैंने कहीं पे तो भी कुछ पोस्ट डाला, एक आध दो लोगों ने इधर उधर से रिकमेंडेशन दिए, मुझे बुलाया, ज्यादा सैलरी बढ़ा के, दे वर पेइंग मी 45,000 रुपीज। और फिर उधर गए, वहां पे भी फिक्शन के लिए मुझे बुलाया। फिक्शन के लिए जब उन्होंने मुझे बुलाया तो ये चीज क्लियर हुई कि कुछ महीनों के अंदर मुझे ये समझ में आया कि यार ये भी अपने बस की नहीं, बट मैं तो भी कर रहा था क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। मैंने बोला मैं शादी होने वाली है और इसको पता चलेगा कि मेरी जॉब छूट चुकी है, तो फिर हम लोगों के झगड़े होंगे, पंगे होंगे, कुछ भी होंगे। तो फिर मैंने बोला यार अपन ये करने दो। फिर अच्छा उन्होंने मेरे को निकाला, उन्होंने मेरे को लात मार के निकाल दिया वहां से। बोलते कि तुम्हारे अंदर तो अक्ल ही नहीं है, ये सास बहू वाले, ये तो तुम कर ही नहीं सकते हो कि रसोड़े में कौन था, ये तुम्हारे बस की नहीं है कि भैया कुकर में चने चढ़ा दिए। तो फिर मैं रोज के रोज घर से बाहर निकलता था शादी के बाद में, दोस्तों से मिलके आता था, जैसे कि बहुत थक गया, बता था मैंने जॉब कर रहा हूँ। पर फिर उसके बाद में देन इज व्हेन आई मेट दिस गाय वंकुश, आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम, और तब से भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। वेरी नाइस। लेकिन तुमने इतने साल काम किया, इतनी सारी बुक्स लिखी, इतने साल इंडस्ट्री को दिए, एंटरटेनमेंट में इतने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिए, और इतने सारे शोज लिखे, बट आज भी जैसे हम कभी कभी कुछ शोज ऐसे लिख देते हैं या कुछ प्रोजेक्ट में ऐसे फंस जाते हैं, हमारे पैसे फंस जाते हैं। तो भाई पैसा आप कमाते भी हो और गवाते भी हो। कमाते हो तो खुशी होती है, गवाते हो तो बड़ा दुख होता है भाई। और मैंने तो गवाए हैं, ताजा गवाए। अभी मैंने एक वेब सीरीज लिखी थी नोट्स नाम की, KNOTS। और वो कुछ काम होते हैं ना, जनरली तो राइटर को खुद के काम कभी पसंद नहीं आते। एक काम था, आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यार क्या लिखा है भाई, पढ़ाऊंगा आपको। तो वो जब अपन लोग IPL ही कर रहे थे ना भाई, लिख रहे थे, उसी दौरान की बात है। तो वो वेब सीरीज शूट हो रही थी देहरादून में। अब देहरादून में शूट हो रही थी पहले स्केड्यूल में, तो जो प्रोड्यूसर थे वो ओवर बजट चले गए पहले ही स्केड्यूल में। अच्छा। हाँ, काफी पैसे आर पार हो गए उनके। मतलब 8 करोड़ के अंदर बनाने का उनका प्लान था फॉर एग्जाम्पल, 2 उसमें, तो उनके स्केड्यूल भी पूरा नहीं हुआ और उसी के अंदर 8 करोड़ एग्जॉस्ट हो गए, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स। और मेरे 9 लाख रुपए डूब गए वहां। मैं आज भी हर रोज सुबह वो जो उसके प्रोड्यूसर्स थे उनको मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, 4 गालियां देता हूँ, और फिर शांति से ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि अब वो शायद कभी भी नहीं मिलने वाले। when you meet this people, इनसे कई बार मिलने के बाद में ये चीज लगती है कि यार these are good people, इन लोग मतलब चलो ठीक है पैसे दे देंगे। वो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बोल दो 5 साल बाद दूंगा, मैं 5 साल तक आपको एक भी कॉल नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप ये भरोसा रख रहे हो, होप रख दे रहे हो सामने वाले लोगों को कि आप पैसा देने वाले हो, लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो आई थिंक दैट्स वेरी बैड। और ये अभी भी होता है हमारे यहाँ भाई। मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 1.5 महीने तक कोई सा भी और प्रोजेक्ट नहीं उठाया था। 1.5 महीना अगर मैंने प्रोजेक्ट नहीं उठाया तो मेरे लिए वो लाखों रुपए का नुकसान है। मुझे भी मेरी EMIs पे करनी, मुझे भी सब कुछ करना है। लेकिन जब आप किसी और 1.5 महीने के अंदर कोई भी राइटर आपको पिक्चर लिखकर नहीं देता है, वेब सीरीज लिखकर नहीं देता है। मैंने 6 एपिसोड्स लिख कर दिए, रात दिन सोया नहीं हूँ, मेरी हेल्थ इश्यूज हुए हैं, और भरोसा किया है नए लोगों के ऊपर।
लेकिन इन लोगों ने गायब हो गए, फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया, और मैं दिन के 10 कॉल करता था उस वक्त पे, आज से कुछ महीनों पहले तक, तो एक बार उठाकर बोलते थे कि अरे वी आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू ईट योर मनी. इफ यू आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू ईट माय मनी, देन एटलीस्ट रिस्पॉन्ड. और फिर 3 महीने में एक बार बोल देते हैं हमें पैसे देने, कब देंगे नहीं पता. तो आर पार हो गए, केसेस ठोक दिए उनके इन्वेस्टर्स ने उनके ऊपर. मेरे डायरेक्टर का पूरा पैसा खा गए. पूरी पिक्चर, पूरी की पूरी वेब सीरीज मैंने लिखी, मेरा पैसा खा गए. मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था, मेरे लिए वो सीधा 9 लाख रुपए का नुकसान है. इसलिए मैं उन लोगों को मैं कहता हूँ कि वेन एवर यू आर वर्किंग विद द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स, बी लिटिल केयरफुल. क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, मैं मानता हूँ कि वो लोग खराब नहीं होंगे, लेकिन दोनों ने पैसा तो खा गए ना मेरा. करेक्ट. मेरे लिए 9 लाख रुपए बहुत ज्यादा बड़ी बात है भाई. बिल्कुल यार, किसी के लिए भी बड़ी बात किसी के लिए भी. जो इस इंडस्ट्री के अंदर 8-10 साल से काम कर रहा है, जो काम करना चाहता है, और उसके अलावा वो प्रोजेक्ट अटक गया. अपना एक इतनी अच्छी स्क्रिप्ट अटक गई, जिस पे इतनी कुछ अच्छी बनने, स्क्रिप्ट अटक गई. जिसमें हमने हार्ट एंड सोल लेके तो ये जो किया. दोनों भाई है ना, मेरे को कसम से बड़ा गुस्सा है इन दोनों के ऊपर कि इन लोगों ने पैसे खा लिए. अच्छा, मेरे से कई जान पहचान वाले लोग भी हैं जो जिनके साथ में काम भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी पेमेंट नहीं दी. जिनके साथ में 1-2 शोज किए हुए हैं, वो लोग भी 3-3 साल 4-4 साल पुराने वाले शोज की बोल रहे कि नहीं यार हमें इतना ही मिला, अब हम क्या करें. तो इस इंडस्ट्री में पैसा तो डूबेगा, और वो तो कहीं भी डूब सकता है. दिस इज लाइक अ बिजनेस, राइट? करेक्ट. अब बिजनेस करो, उसमें पैसा डूबता है, सब कुछ होता है, तो पैसा तो डूबेगा. कोई कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपने फुल मेहनत की है और आपको पैसा नहीं. मेरे साथ भी काफ़ी ऐसा हुआ है. खैर, लेकिन उससे हमको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते रहना है. बिल्कुल 100% काम करते रहना है. जिसके लिए यहाँ आए हैं, जो सोच के अपना दूसरे शहर से इस शहर में आए हैं, उसको करते रहना. बिल्कुल. अर्पित यार, अमेजिंग यार, बहुत मज़ा आया यार तुमसे बात करके. भाई सेम भाई. लेकिन जाते जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना और चाहता हूँ. तुमने एज ए राइटर हर चीज़ का स्वाद चखा है. तुमने बोला मैंने किसी का पोस्ट भी लिखा है, तुमने बुक्स लिखी हैं, 200 300 पेजेस के नॉवेल्स लिखे हैं, तुमने 1-1 घंटे के शोज लिखे हैं, है ना, 100 एपिसोड के शोज लिखे हैं. एक जो बडिंग राइटर है या कोई राइटर बनना चाहता है, उसको अगर अर्पित को कुछ बोलना है, थ्रू आउट पॉडकास्ट हमने बहुत सारी बातें की हैं, हर तरह की बातें की हैं, बट टू समराइज इट, क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या एक ज्ञान बोल दो या एक एक्सपीरियंस का निचोड़ बोल दो. क्या बोलना चाहोगे यार तुम? कैसे वो एक अच्छा राइटर बन सकता है? अप्रोच कैसी होनी चाहिए? और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसको, अगर वो इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है, या और अपने, क्योंकि हमने इस पे भी बहुत अच्छी बात की है, नॉवल पे, ऑथर पे, कोई वैसी राइटिंग करना चाहता है अपने और काम के साथ, राइटर का अप्रोच क्या होना चाहिए? इफ यू वांट टू बाइफिकेट इट बिटवीन टू, यू कैन. सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ लगती है कि किसी को भी राइटर बनना है ना, तो वो सिर्फ इसलिए राइटर ना बने क्योंकि उसको लगता है कि वो फेमस हो जाएगा. नॉवल राइटिंग में स्पेशली चीज़ होती है, कई लोगों को लगता है कि मैं नॉवल लिखूंगा, मैं रातों रात एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊंगा. तो मुबारक हो, आप धोखे में. ऐसा नहीं होता है. अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले शर्त तो ये है कि तभी आप राइटर बने. आप लिखना शुरू करें. राइटिंग के अंदर आप एक्सपेक्टेशंस शुरू से थोड़ी कम लेकर चले, रियलिस्टिक लेकर चले. एफर्ट्स 100% दें, वो बहुत ज़रूरी है. ओके. राइटिंग आपको एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर्स जो होते हैं ना, वो अपने आप को, मतलब वो एक चीज़ कर ले ना, तो वो 500 बार भी करेंगे तो अच्छा लगेगा. शाहरुख खान का ये वाला जो पोज है, 500 बार और भी करेगा ना तो लोगों को अच्छा लगेगा. आप राइटिंग के अंदर मजा ले कि वो वाली लाइन रिपीट करके बता दो जो आपने किसी और फिल्म के अंदर लिखी हुई है. करेक्ट. लोग बोलेंगे क्या नया कंटेंट नहीं तेरे पास? कीप रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, कीप वॉचिंग न्यू थिंग्स. जितना देखोगे, जितना पढ़ोगे, उतना अपने आप को भरोगे. एक एक्टर अपने आप को भरता रहता है, एक राइटर अपने आप को समय के साथ खाली करता जाता है. सो यू नीड टू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ. आपकी लर्निंग कभी भी नहीं रुकनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपका रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपको पिक्चर्स या वेब सीरीज देखने को इंटरेस्ट नहीं है, आप राइटर मत बनो. आप बचा लो अपना समय. लेकिन अगर आपको लगता है आपको राइटर बनना है, तो रीडिंग, वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग सीरीज, वॉचिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द सेम टाइम राइटिंग, आपको जो लोग कहते हैं ना कि राइटिंग आपको पैसा नहीं देती, जो भी लोग ये चीज़ कहते हैं कि राइटिंग से आप घर नहीं चला सकते, आप घर चला भी सकते हो. आप बॉम्बे के अंदर 10 घर भी खरीद सकते हो.
जो शायद किसी और प्रोफेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन, समय, एफर्ट्स सब कुछ देना पड़ेगा। आपको आपकी लर्निंग मरते दम तक करनी पड़ेगी। इस इंडस्ट्री के अंदर 55 साल के राइटर्स हैं जो आज भी 25 साल के बच्चे से ज़्यादा नया लिखते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो हर रोज़ अपनी लर्निंग पे ध्यान देते हैं। तो आप अगर लिखने के लिए समय निकाल रहे हो ना हर रोज़, कीप इट लाइक अ डेली प्रोसेस। अगर आप अपने लिखने के लिए समय निकाल रहे हो ना, तो अपने लर्निंग के लिए भी हर रोज़ का एक समय निकालो। कीप वेरी मिनिमल एक्सपेक्टेशंस। इंडस्ट्री के अंदर 50,000 रुपए के अंदर काम होता है। आप शुरू में 40 में भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करते रहो, कीप योरसेल्फ वेरी बिजी। ये काम ऐसा है कि अगर आप 3 या 4 महीने अगर खाली बैठ गए तो शायद आपके पास में दोबारा कभी कोई काम आएगा भी नहीं। हो जाता है कई बार ये चीज़। कीप योरसेल्फ वेरी बिजी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मेरा ओवरऑल सब लोगों को कहना यही है कि आप राइटिंग से पैसा भी बहुत कमा सकते हो। आप राइटिंग से अपने दुनिया भर के सारे सपने सच कर सकते हो। आपको राइटिंग का क्रेडिट भी मिलेगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट इनफ। आप लोगों की अगर वो इंसान अगर आप जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं, आप कभी भी राइटर नहीं बन पाएंगे। राइटर वो होता है जो खुलकर चौड़ में अपनी बात रख सकता है। चौड़ में बात रखने का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो। अपनी बात ऑनेस्टी से रखिए और अपना एक स्टाइल बनाइए लिखने का। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ऑनेस्टी और साफ कहना, अपने दिल की बात कहना, क्योंकि कभी कभी नरेशन में या कभी अपनी बात रखनी बहुत ज़रूरी होती है ना, जो आप कंटेंट लिख रहे हैं। अब राइटिंग के गौतम गंभीर बनो यार, सीधे अपनी बात कहनी आनी चाहिए। अमेजिंग मेरे भाई, क्या बात कही है तुमने। राइटिंग में गौतम गंभीर बन जाओ और अपना एक स्टाइल बनाओ। यस, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अपना जब आप एक यूनिक स्टाइल बनाते हैं ना, तो आप एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, सॉरी प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिस एक्टर के लिए भी लिख रहे हैं, आपको अपनी एक यूनिकनेस ढूंढनी पड़ेगी अपनी राइटिंग में, जो सबके साथ कैसे आप जेल हो रहे हो, या आप अपनी आदत एक सिग्नेचर आपका बन जाता है कि यार इसका लिखा हुआ है। करेक्ट। और है ना, पता है जब आपका एक अपना स्टाइल होता है ना, तो मैं हमेशा लोगों को एक चीज कहता हूँ कि आप है ना, मुंबई में शुरू में काम कई बार आपको मजबूरी में करना पड़ता है, कुछ काम। लेकिन एक वक्त के बाद में इतना अच्छा काम करो, अपनी स्टाइल को इतना पावरफुल बनाओ कि आप किसी की मजबूरी बन जाओ। और जब आप किसी की मजबूरी बन जाते हो ना, आप कभी भी विदाउट वर्क नहीं रहोगे, आपको हमेशा काम मिलता रहेगा। क्योंकि जो काम आपका जो स्टाइल है, जो आप काम कर पा रहे हो ना, फिर वो कोई और कर ही नहीं सकता। करेक्ट। मेरे भाई, इतनी खूबसूरत और इतनी मजेदार बात हुई है तुम्हारे साथ, मजा आया। और मुझे ऐसा लगता है कि यार अर्पित, हमको ना और मिलना चाहिए और कुछ करना चाहिए। यार मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मजेदार चीज करते हैं, और जिन लोगों ने आज हम दोनों को सुना, उनसे भी कुछ सजेशंस लेते हैं कमेंट्स में कि करेक्ट, हम दोनों से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो। यस, तो दोस्तों बताओ ज़रा, अपने विचार व्यक्त करो, और हम चाहते हैं हम और वाइब्स क्रिएट करें, क्योंकि अर्पित और मैं बेशक हम 1 साल कुछ 6 महीने 7 महीने पहले मिले हैं, लेकिन हमारा रिश्ता कुछ शायद बहुत गहरा है, क्योंकि अर्पित की कुछ स्टोरी और मेरी कुछ स्टोरी पिछली कुछ बहुत सारी मिलती हैं, काफ़ी मिलती हमने हैं। दोनों हमारी भी वाइब्स मैच होती है, इसलिए हमारे भी विचार मैच होते हैं, मैच हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए होंगे। ये दोनों एपिसोड जिन्होंने नहीं देखे हैं, पहला एपिसोड भी जाके देखो, ये वाला एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा हमारे साथ। ये कौन सी बात सुनने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, किस बारे में हमने जो बात की जो आपको सुनने में सबसे ज्यादा मजा आया, करेक्ट, वो भी आप बताओ, सो दैट हमें पता चले कि हमें इस बारे में शायद और बातें करनी चाहिए आप लोगों के साथ में। यस। तो अर्पित, एक चीज हमारे पास आपके लिए है, जो विचार एंड वाइब्स के हम सभी गेस्ट्स को देते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ये रहा मेरा 7 करोड़ का चेक और ये ट्रांसफर हो गए हैं आपके अकाउंट में। 7 करोड़ 7 करोड़ भाई, बहुत ब्यूटीफुल है ये। आई एम श्योर मैं इसमें रोज सुबह उठ के सबसे पहले कुछ मेडिटेशन वाली चीजें बिल्कुल सुनो, चलता है, बहुत अच्छा स्पीकर है उसका। आई एम श्योर, और दिन में मेरे पसंदीदा गाने, फिर रात में थोड़े रोमांटिक म्यूजिक, सब कुछ सुनना पसंद और आप चाहे तो इसमें आप हमारा जो ब्रांड है ऑडियो पिटारा, जिसमें हम बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं। ऑडियो पिटारा की मैंने चीजें आपकी कंज्यूम की कुछ सुनी, एप्लीकेशन डाउनलोड की थी तभी की थी मैंने, और अब मैं उसको पूरा कंज्यूम करना स्टार्ट भी करूंगा। और एक और मजेदार जो चीज है ना, जो आपने भी नोटिस नहीं की है, विचार एंड वाइब्स में ए और वी बड़ा है, और ए वी होता है अर्पित वगीरिया। ओ भाई साहब,
इतनी बात प्यारी चीज दी है आपने, तो मेरे लिए और ज्यादा स्पेशल बन गया। अच्छा लगा आपको? बहुत प्यारा लगा भाई, हमें भी बहुत अच्छा लगा विचार एंड वाइब्स में जो आपने समा बांधा ना मेरे भाई। भाई आपने इतनी मजेदार कॉन्वर्सेशन की समा तो बनना ही था, और हम दोनों जहाँ होते हैं वहाँ समा बन ही जाता है यार। हाँ, लिखो भाई, खड़काओ कमेंट और शेयर करो ये अपने दोस्तों से जिनको ये सुनना चाहिए। राइटिंग के बारे में बहुत ज़बरदस्त बात हुई है दोनों एपिसोड्स में। अर्पित ने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हैं, ऑथर एज एन ऑथर भी और एज ए इंडस्ट्री के एंटरटेनमेंट राइटर के बतौर भी। और आई एम श्योर अगर आपने नहीं देखा पहला एपिसोड भी जाके देखो और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो राइटर बनना चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विचार एंड वाइब्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी भाई, थैंक यू।